नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, विजय प्रोफेसर संगीत रागी जी और संगीत चौगांवकर जी, बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। देखिए, यूपी में कुछ तो अजीबोगरीब हो रहा है। संघ प्रमुख की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, चले ठीक है, होती है, पहले भी हुई है, इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। जिस दिन योगी जी मिले उसके अगले दिन दोनों डिप्टी सीएम मिल रहे हैं। और उस दिन डिप्टी सीएम कर क्या रहे थे ब्रजेश पाठक जी? वो शंकराचार्य जी, कवि मुक्तेश्वरानंद जी के बटुकों के साथ, शिष्यों के साथ चोटी खींचना, मार पिटाई वाला प्रकरण जो माघ मेला प्रयागराज का है, उस पर वो माफी मांग रहे थे। उस पर वो कह रहे थे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बटुकों का सम्मान कर रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। फिर होती है इनकी मुलाकात जाकर के मोहन भागवत जी से। सेम डे मिलते हैं दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, अलग अलग मिलते हैं। तो ये कोई सामान्य घटनाक्रम अब नहीं रहा, इसलिए आज हम इसकी बात पहले करेंगे। और दूसरा असामान्य घटनाक्रम क्या था कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद बोले मोहन भागवत के ऊपर। मोहन भागवत जी का स्वभाव, शैली कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जाए, और वो भी इधर हिंदुत्ववादी ताकतों की ओर से तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन शंकराचार्य ने कमेंट किया मोहन भागवत पर, और वो भी एक पर्सनल कमेंट कर दिया। इसकी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं पूरी खबर बता देता हूं एक बार फिर से। आज मेरठ में है संघ प्रमुख, 6 दिनों से एक्चुअली वो उत्तर प्रदेश में है। इससे पहले सबसे पहले गोरखपुर से उन्होंने शुरुआत की थी, 2 दिन वहां रहे, फिर 2 दिन वो लखनऊ में रहे। और इस बीच जो उन्होंने भाषण दिए वो किन पर थे? हिंदू राष्ट्र पर थे, घर वापसी पर थे, धर्मांतरण पर, घुसपैठियों पर थे, हिंदुओं की घटती आबादी पर थे। इन सब बातों पर वो बात कर रहे थे। हिंदू परिवारों में 3-3 बच्चे होने चाहिए भी उन्होंने कही। फिर उसके बाद ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें सबसे विचित्र बात जो है वो ये कि मुख्यमंत्री के मिलने के बाद दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी जाकर के मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ बड़ा सामान्य है, क्योंकि हमने कल भी चर्चा की थी। ब्रजेश पाठक जी जिस तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं शंकराचार्य के बहाने, तो इसमें वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं या अपनी पार्टी के लिए ब्राह्मणों की नाराजगी को कम कर रहे हैं, ये एक बात थी। लेकिन शंकराचार्य वो तारीफ करें ब्रजेश पाठक की, नाराजगी दिखाएं मुख्यमंत्री पर, चलिए इतना भी समझ में आता है। फिर वो नाराजगी दिखाएं मोहन भागवत पर, तो अब ये कुछ विचित्र है। तो पहले मैं आपको जो है एक बयान सुनवा रहा हूं, शंकराचार्य जी ने ब्रजेश पाठक के ऊपर क्या बोला। किससे मिलकर के रहे हम? कालनेमियों से? कालनेमी से तो नहीं मिलकर रहा जा सकता ना। संत तो संती के साथ मिलेगा, हिरण हिरण के साथ मिलेगा, गाय गाय के साथ मिलेगी, सिंह सिंह के साथ मिलेगा। इसलिए संत संत के साथ मिलेगा, संत कालनेमी के साथ नहीं मिल सकता। जो ढोंगी है, पाखंडी है, छद वेशधारी है, वेश कुछ कह रहा है, नाम कुछ कह रहा है, चेहरा मोहरा कुछ कह रहा है, कर कुछ रहा है, उसके साथ कैसे हम मिलेंगे? अब योग गुरु के बारे में हमको मत लड़ाओ, क्योंकि हम उनको अपने लड़ाई लायक नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि हम बटुकों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो फिर हम उनसे यही पूछना चाहते हैं, तो फिर आपकी पार्टी में बटुकों का अपमान करने वाले लोग कैसे रहते हैं? आप उनको भी तो हटाइए। देखिए, घर में आप खूब रंगोली बनाइए, लेकिन पहले झाड़ू लगा करके कचरा तो बाहर निकाल दीजिए। तो जो बटुकों का अपमान करने वाला है वो तो जहां का तहां बैठा है। आप रंगोली पे रंगोली बनाए जा रहे हैं, फूल पे फूल उड़ाए जा रहे हैं, इसका क्या फायदा है? अब हुआ क्या है ये कि बटुकों का सम्मान किया ब्रजेश पाठक जी ने, और कहा बड़ा गलत हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ठीक है, वो उनके लिए तो सॉफ्ट हो गए शंकराचार्य, लेकिन उसी बयान में वो हमलावर हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। तो जो ब्रजेश पाठक के एक्शंस हैं उसका नतीजा क्या हो रहा है? क्या शंकराचार्य कुछ सॉफ्ट हो रहे हैं? क्या शंकराचार्य की नाराजगी कम हो रही है? उनके बयानों में तो कहीं नहीं दिखाई देता। कहता आपने बढ़िया काम किया, बटुकों का सम्मान किया, लेकिन आपकी पार्टी में जो अपमान कर रहे हैं, अपमान कौन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं अपमान कर रहे हैं। तो पहले झाड़ू लगाइए, पहले वहां से अपनी सफाई शुरू कीजिए। तो अब ये सब कुछ बिल्कुल सामान्य नहीं है। तो पहले यही बताइए कि मोहन भागवत जी की मीटिंग पर मैं योगी जी पे ज्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि सबने कहा सामान्य बात है। ये भी सामान्य था कि उसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्री मिले जाकर के नेक्स्ट डे? नहीं, सामान्य और हो गया ये। अगर सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलकर चले जाते और उप मुख्यमंत्री से नहीं मिलते तो आप कहते हैं असामान्य है। देखिए, मुख्यमंत्री जी से मिले उप मुख्यमंत्री, यही प्रोसेस है। और मोहन जी जब भी कहीं जाते हैं तो उनके कार्यक्रम से इतर अगर समय है तो राजनीतिक लोगों से भी मिलते हैं। योगी आदित्यनाथ, यूपी की सरकार उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है जो मोहन जी चाहते हैं। अब जाहिर है ऐसे में उस एजेंडे को आगे बढ़ाने पर ही बातचीत हुई होगी। क्या बात हुई अंदर, वो अलग अलग सोर्सेज से छनकर आती है, लेकिन संघ के विषय में सोर्सेज से छनकर आई हुई बातचीत पर मैं बात नहीं करता हूं। इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं
उसमें सब बात हुई होगी। उसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी पर भी बात हुई होगी, उसमें यूजीसी पर भी बात हुई होगी, उसमें जो सरकार और संगठन के बीच में समन्वय है उस पर भी बात हुई होगी, और इसीलिए दोनों उप मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात हुई। एक बात मैं जरूर कह दूं, आपने अभी कहा कि ये अविमुक्तेश्वरानंद जी तो माने नहीं, तो फिर ब्रजेश पाठक के वो बटुक सम्मान और बटुक पूजा करने से हुआ क्या? बटुक पूजा वो कोई अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए नहीं कर रहे थे, इसको समझिए। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी जो ब्राह्मण नाराज है, जो एक वर्ग है जो मानता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, बटुकों की शिखा खींचकर पुलिस ने पिटाई की, ये नहीं होना चाहिए था। और मैं फिर कह रहा हूं, शंकराचार्य पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो ये व्यवहार है, जो उनकी भाषा है, पहले भी कई मामलों में बहुत गड़बड़ थी, अब वो और गड़बड़ हो रही है। और फिर वही बात है कि अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर, हिंदू मंदिरों से लेकर, हिंदू आस्था के केंद्रों से लेकर जितनी तरह की चीजें हैं वो बेहतर हो रही, तो इसका मतलब कि आपके मन में भी कुछ दुर्भावना है। ये मीटिंग सामान्य है आपके हिसाब से? नहीं, ये मीटिंग पूरी तरह से सामान्य इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो राजनीतिक तौर पर यही होना है, वो उसमें कुछ अलग थोड़ा, उसमें और क्या करेंगे? अच्छा आप बताइए। मतलब ये मैं संघर्ष वाला नहीं देखता मीटिंग, देखिए संघर्ष की वजह से नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर आप कोई भी व्यक्ति जो है वो संघ प्रमुख से मिलता है तो अपने खुल के मन की बात कहता है, और ये परंपरा भी है कि खुल के आप अपनी बात कहिए। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य और जो हैं दूसरे डिप्टी सीएम जो हैं ब्रजेश पाठक, वो दोनों मिले होंगे तो उन्होंने क्या अपनी बातें नहीं की होंगी, जो कि हमेशा से ये बात चलती है कि वो जो है मुख्यमंत्री से नाराज रहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा होगा, जैसे ब्रजेश पाठक हैं, ब्रजेश पाठक ने ये नहीं कहा होगा कि मैं जो मंत्रालय संभालता हूँ, मैं जब उसकी कोशिशें करता हूँ तो हर जगह रोक लग जाती है या अटकलें आती हैं, तो ये बात नहीं कही होगी। दूसरी बात, जो अब माहौल है जिसमें शंकराचार्य वाला माहौल बात है, जिसमें यूजीसी की बात है, जिसमें जो मणिकर्णिका घाट की बात है, क्या ये बातें कहीं नहीं गई होंगी कि इससे क्या असर पड़ रहा है जनता पर, या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे क्या असर पड़ रहा है? तो ये सब बातें की गई होंगी, और मोहन भागवत भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर इन घटनाओं का ग्राउंड पे क्या असर है। उन्होंने जहां मुख्यमंत्री से ये बातें पूछी होंगी, वहीं इन लोगों से भी पूछी होंगी। तीनों की अलग अलग मीटिंग हुई है। हाँ, इनसे भी पूछी होगी उनका क्या फीडबैक है इस बारे मामले पे, और अलग से सही फीडबैक आता है ना, तो फीडबैक लिया ही होगा नेचुरली। तो उसमें फीडबैक, ये कोई कटसी मीटिंग नहीं है ना? बिल्कुल कटसी मीटिंग नहीं होगी। ठीक है। अब अच्छा, आपने कहा सामान्य है, तो अगला बयान मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने मोहन भागवत जी के बारे में ये टिप्पणियां कांग्रेस के लोगों से सुनी है, असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से सुनी है, लेकिन कोई गेरुआधारी संघ प्रमुख के बारे में ये बात कह रहा हूं, मैंने तो पहली बार सुना। आप में से सुना हो तो आप बताइएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने मोहन भागवत के हिंदू परिवारों में 3 बच्चे होने चाहिए वाले बयान पर तंज कसा और कहा कि पहले वो और उनकी पूरी फौज शादी करे, ना ये शादी करते हैं ना बच्चा पैदा करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ज्ञान नहीं देना चाहिए जब खुद के बच्चे नहीं है। एक पत्रकार बंधु ने पूछा था, तो आपने कहा भैया वो विवाह कर लें, 3 पैदा कर दें, तो वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं, और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो जो बच्चा पैदा करता है वो समझता है कि ज्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जो आप जब बच्चा पैदा करने वाली लाइन में ही आप नहीं हो, तो आप इन सब बातों में क्यों बात करते हो? अब ये बताइए, सामान्य उनको अब फिर मैं कहूँगा तो कष्ट होगा, क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वो शंकराचार्य मानते हैं, मैं उनको शंकराचार्य मानता ही नहीं हूँ। शंकराचार्य वो होगा जो हिंदू और सनातन धर्म की सेवा में अपने आप को खपा दे। जिस परंपरा की वो बात कर रहे हैं या जिसके लिए वो कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूं, मोहन भागवत उसी ऋषि परंपरा के हिस्से हैं। जितना उनका त्याग है वो तो कम से कम अपने लिए कुछ कर भी रहे हैं, मठ मंदिर और पुजारी और अपना सारी प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं। मोहन भागवत जी तो उन सब चीजों में भी नहीं लगे हुए हैं। पूरा जीवन जिसने प्रचारकों की परंपरा, उनको शायद संभव पता ही नहीं है कि सारे प्रचारक पता अपने, तो उनको सब है। नहीं तो पता है, तो मैं इसलिए कहा कि जो संपूर्ण जीवन जिसने अपना हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन राष्ट्र के लिए होम कर दिया हो, वो भी तो अपना परिवार बसा सकते थे। ऐसे हजारों लाखों प्रचारक का वो शंकराचार्य अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, लाखों वो करोड़ों कमा सकते थे, जिन्होंने वनवासी क्षेत्रों में जाकर के 42,000 वनवासी क्षेत्रों में जाकर के प्रचारक काम कर रहे हैं, जो एकलव्य विद्यालय चला रहे हैं वनवासी क्षेत्रों में अकेले बैठे हुए,
सूखी रोटी और सब्जी भी नहीं मिलती है, उसके साथ वो जीवन यापन कर रहे हैं। ये तो ऐश्वर्य में जीते हैं। इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियों का कतारें चलती हैं। ये तो जैसे जिस स्टाइल में रहते हैं वहीं पर भी, प्रयाग के अंदर ही जिस स्टाइल में थे वो आपका वो गुस्सा, तो बड़े-बड़े आपका गुस्सा फूट पड़ा उनके अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर। मैं तो ये समझना चाह रहा था, क्या ये कोई नॉर्मल बात है जो हुई है? ये शंकराचार्य जो बोल रहे हैं बहुत ही वाहियात बात बोल रहे हैं। ठीक सर, समीर जी 10 सेकंड, क्योंकि इन्होंने कहा इन्होंने पहली मुलाकात को सामान्य बताया, इस बयान के लायक नहीं है वो। हाँ बोलिए। मैंने पहले भी ये कहा था कि शंकराचार्य की पदवी पर हैं, इसलिए उस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात, व्यवहार वो उसके अनुकूल नहीं है। और अगर कोई हिंदू धर्माचार्य ऐसी बात करे ऋषि परंपरा में, तब कोई सवाल नहीं खड़ा कर देगा कि शंकराचार्य जी आप दिन रात हिंदुओं के लिए करते रहते हैं, गृहस्थों के लिए कहते रहते हैं, आप तो स्वयं नहीं। मतलब इनको यही भान नहीं है कि कौन किस भूमिका में है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सरसंघ चालक और उसके प्रचारक जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिए वो कोई अलग से नहीं कहते हैं कि इसके लिए हमें थोड़ा प्रतिष्ठित करो। बिल्कुल चंवर नहीं डुलवाते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, शंकराचार्य की पदवी बहुत बड़ी होती है, उसका सम्मान घटेगा तो ये अच्छा नहीं। और अब एक घटना और बता दूं समीर जी, फिर आपके पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि आज हम सब बात कर रहे हैं कि घटनाएं सामान्य है कि असामान्य है। मोहन भागवत मेरठ जा रहे थे ट्रेन से। मोहन भागवत ट्रेन से मेरठ जा रहे हैं, लखनऊ से। जिस ट्रेन से वो जा रहे हैं, उस ट्रेन के ऊपर हरदोई के पास पथराव हो गया। पत्थरबाजी से ट्रेन की एक खिड़की का शीशा भी टूट गया। ये बैठे थे E1 कोच में, उससे एक कोच आगे C4 कोच पर पत्थर लगा। अब इसके बाद पुलिस और JRP जांच भी कर रही है। अब मैंने 2 बातें पढ़ी, एक ही खबर में 2 बातें लिखी हुई थी कि जहां पर यह घटना हुई वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, किसी ने बॉल फेंकी होगी, बॉल या बैट से मारी तो बॉल लग गई, या ये पत्थर भी हो सकता है। दोनों बातें कही जा रही है एक ही उसमें। अब मोहन भागवत एक ट्रेन में चढ़ रहे हैं और उनके पीछे वाले कोच पे पत्थर लग रहा है। अब इसको भी अगर आप बिल्कुल सामान्य कहना चाहें तो फिर मैं सुनूंगा आपकी बात समीर जी। ये दोनों घटनाएं हो सकती है। ये सोचे सोचे समझिए साजिश भी हो सकती है और सामान्य घटना भी हो सकती है। दोनों इसमें सकती है। अब इसमें रेलवे पुलिस फोर्स और पुलिस जांच करेगी तो सच्चाई सामने आएगी, लेकिन ये एक मेरे नज़र में सामान्य घटना नहीं है जनरली। मतलब कि मोहन जी जिस ट्रेन में चल रहे हो और वहाँ पुलिस ये कह दे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। भाई क्रिकेट तो खेल रहे थे तो क्रिकेट खेलते वाले बच्चे कैसे पथराव करेंगे? जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं वो नहीं कर रहे। कोई ऐसे व्यक्ति होंगे वहाँ पर, कोई ऐसा समूह होगा जिन्होंने एक इंटेंशनली वहाँ पर पथराव करने की कोशिश की होगी। अब यह जब जाँच होगी तो मुझे लगता है उसकी वास्तविकता आएगी। मैं इसे एक सामान्य घटना के रूप में नहीं देखता हूँ। अब जहाँ तक योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी की मुलाकात का मामला है, जहाँ तक संघ प्रमुख मोहन भागवत और दोनों उप मुख्यमंत्रियों का मामला है, तो अब उत्तर प्रदेश चुनाव को तो 1 साल का भी समय नहीं बचा। आज फरवरी 26 है, फरवरी 27 में तो चुनाव आ जाएंगे। और अभी जो लोकसभा का झटका लगा वो तो कि बीजेपी को नहीं लगा, वो तो संघ को भी झटका लगा है ना, जो लोकसभा का जो परिणाम आया था। तो संघ नहीं चाहता कि जो लोकसभा में हुआ है वैसा कुछ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो, जिसमें 1 साल से भी कम समय है। और वहां जिस तरीके से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच रस्सा कशी खिंचतान जो सामने नजर आ रही थी, और उसके बाद ये शंकराचार्य का जो प्रकरण हुआ पूरे मामले को लेकर हुआ, जिस तरीके से वहां पर ठाकुर बनाम ब्राह्मणों को लेकर मामला चला कि भाई ब्राह्मणों ने बैठक की, तो जिस तरीके से हुआ, ब्राह्मणों के और ठाकुरों के बीच जिससे मामला चल रहा है, UGC का लेकर जो मामला चल रहा है, योगी आदित्यनाथ बनाम अभी मुक्तेश्वरानंद का जो मामला पर्सनल हो गया है पूरा कि योगी ने जिससे बयान दिया है, तो मुझे लग रहा है कि संघ प्रमुख ने इस बात पर चर्चा की होगी और अपना पक्ष रखा होगा। संघ प्रमुख निश्चित रूप से नहीं चाहेंगे कि भाई जो योगी जी कहते हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, संघ तो मानता है कि एक है तो सेफ है। तो हिंदुत्व के अगर 2 लोग लड़ेंगे, तो दोनों प्रभावशाली लोग अगर लड़ेंगे, मतभेद होंगे, ये लड़ाई अगर लंबी चलेगी, संघ प्रमुख आग बुझाने गए हैं क्या? निश्चित रूप से संघ प्रमुख गए होंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ का बयान जो आएगा उससे समझ में आएगा कि इस मामले में संघ प्रमुख की क्या दखलंदाजी। अच्छा, ब्राह्मणों की चूंकि बात आपने भी की, सब ब्राह्मणों को की नाराजगी दूर करने के लिए हो रहा है। शंकराचार्य वाला मामला, UGC वाला मामला, दोनों अपर कास्ट ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ मामला है। शंकराचार्य जी वाला तो सीधे सीधे। अब एक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज के मंत्री हैं। राजभर समाज OBC में आता है। अब उन्होंने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इन्होंने बनाई हुई है, सुभाषपा। इन्होंने क्या कहा ब्राह्मणों के लिए, सुनिए। 22 फरवरी को आजमगढ़ में राजभर साहब की पार्टी ने एक महारैली का आयोजन किया है, जिसमें 1 लाख लोगों में 10,000 ब्राह्मण लोग जुटाने का दावा किया गया। 10% यानी मतलब उस वहां जो लोग आएंगे उसमें से ब्राह्मण इकट्ठा करने का उन्होंने लक्ष्य दिया है। अब राजभर जी की रैली में जो भी लोग आए वो तो तब पता चलेगा।
राजभर जी ने कहा कि महारैली में हम ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे और आगे बढ़े। अखिलेश यादव जी पर फिर तंज कसा और बोले कि ब्राह्मण तो बुद्धि वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, और यह बात आप नोट कर लो, श्राप ब्राह्मण ही दे सकता है, अहीर श्राप नहीं दे सकता। ब्राह्मण बुद्धि में विद्वान है, ज्ञान है, ज्ञानवान है, तो अब तक तो जो देश में देखा है तो ब्राह्मण ही श्राप दिया है, अहीर तो कहीं नहीं दिया है कि दिया है। हमारे डिस्कोर्स का लेवल हो गया है, ये देखिए भाई बयान मैं पढ़ ही रहा था कि ये जोर जोर से हंसने लगे सभी। मुझे नहीं पता क्यों हंसे आप इतनी जोर से। नहीं, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि क्या नेता भी हमारे देश के अद्भुत हैं। अगर लोग समझ जाते हैं इनको कि जातियों पर कब कौन सी टिप्पणी कर देंगे, कब सर माथे बिठा लेंगे, कब कहेंगे कि नहीं इनको तो लात मार देना चाहिए, ये बड़ा विचित्र है। लेकिन अगर थोड़ी गंभीर हकीकत की तरफ जाए, 13-14% ब्राह्मण हैं। कोई भी और जातीय समूह 10% के नीचे है, उसमें जाटव और यादव यही दोनों है, उनका सेट है फॉर्मूला। सवाल यह है कि क्या इस 13-14 ब्राह्मण को, राजभर जी को एक तो लगेगा कि हमको देंगे, वो अलग बात होगी। अगर भाजपा के साथ नहीं है तो फिर उनकी क्या रह जाएगी, ये जरा सोचिए ना आप। ठीक है, तो वो तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं ना। इसीलिए पॉलिटिकली जिसको अगर देखें तो सबको लग रहा है कि कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए, इसलिए सब कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, नेताओं को आप लोग जो है ना, मतलब समझ के थोड़ा रहा कीजिए। वो बताइए अभी अचानक क्या कहने लगे, कल को हो सकता है कहने लगे वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण श्राप देता है। हाँ, तो ब्राह्मण किसको श्राप दे रहा है वहां यूपी में? कौन सा ब्राह्मण किसको श्राप दे रहा है? वो तो यही चाह रहे हैं कि अखिलेश जी को भी दे दें, अभी तो वो इधर है ना। सर वो आपदा में अवसर देख रहे होंगे अपने लिए। मैं दो एक आंकड़ा जो आपने शुरू किया था वो मेरे आज हमने निकलवाया भी था। उत्तर प्रदेश में 14% के करीब ब्राह्मण आबादी मानी जाती है, इसलिए इतना ब्राह्मण हो रहा है। 115 सीट पर सीधा प्रभाव है। टोटल कितनी है? 403। यूपी के 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों की आबादी 15% से ज्यादा है। 2022 के इलेक्शन में 56 ब्राह्मण विधायक चुनकर के आए थे, छोटी तादाद नहीं होती, और 46 ब्राह्मण विधायक इनमें से बीजेपी में से हैं। ये और इंपॉर्टेंट आंकड़ा कि 56 जीते ब्राह्मण, उसमें से 46 भाजपा के थे। अच्छा, यूपी में ब्राह्मण वोटरों को लेकर मारामारी है, समझ में आता है, चुनाव हो रहा है। बिहार में एक बड़ा चौंकाने वाला डेटा आया और डेटा विधानसभा में रखा गया है। उसमें यह कहा गया कि भाई जो सवर्ण हैं, जिनको आप संपन्न मानते हैं, अगड़ा कहते हैं, इनको दलितों से पिछड़ों से कहीं आगे मानते हैं, उनकी स्थिति तो दलितों से भी खराब है। यह बात बिहार विधान परिषद में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बजट की चर्चा के दौरान की। उन्होंने कहा कि हाल में जातिगत जनगणना के आधार पर एक आंकड़ा निकाला गया है जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग से ज्यादा सवर्ण लोग जो हैं, परिवार, वो बेघर हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक सवर्ण समाज के 0.31% लोग आवास विहीन हैं, 0.31%। अनुसूचित जाति एससी वो है 0.26%, जिनके पास घर नहीं है, बेघर हैं। और अनुसूचित जनजाति में यह आंकड़ा 0.28% हो जाता है, पिछड़ा वर्ग में 0.16% हो जाता है, बेघर लोग। मतलब ये आंकड़ा वो विधान परिषद में आंकड़ा रख के कह रहे हैं जेडीयू के एमएलसी कि सबसे ज्यादा बेघर लोग वो सवर्ण समाज के हैं बिहार के अंदर। अब आप क्या बहस कीजिएगा फिर? आप ये तो आपकी सारी सोशियोलॉजी को सर के बल उल्टा खड़ा कर दिया। ये तो आंकड़ा है जो बिहार की जनगणना, जातीय जनगणना हुई थी, उस जनगणना में आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसके पास है? यादवों के पास। सबसे ज्यादा 4 पहिया वाहन किसके पास है? यादवों के पास। भूखंड किसके पास ज्यादा है? यादवों के पास। अब ऐसी स्थिति में वो है क्या? उसको पिछड़ा समाज के अंदर आप दायरे के अंदर लाते हैं। आप यदि नंबर की मैं बात करता हूं, परसेंटेज में मैं बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी नौकरियों में उनका परसेंटेज आप देख लीजिए कौन सा है। ओबीसी का सारा सीट जो है वो मार करके कौन ले जाता है? यादव ले जाता है और कुर्मी ले जाता है। कुर्मियों के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरीके से बहुत पढ़ा लिखा समाज है, सुविधा संपन्न समाज है, फ्यूडल समाज है, उसके पास लैंड ओनरशिप काफी है। यही बात यादवों के साथ भी है। लेकिन इसको मंडल कमीशन के अंदर, चूंकि मंडल वही थे, इसलिए मंडल कमीशन के दायरे के अंदर अब ये थोड़ी जाती है सर, ऐसा नहीं, जाति नहीं कर रहे हैं। वो कोई देश की हकीकत नहीं थे। नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये पूरा नैरेटिव जो पिछड़ा वर्ग का ये है, ये अपने आप में सोचनीय है
इस पर विमर्श करने की जरूरत अब ये है। तो क्योंकि ऑन रिकॉर्ड डेटा है तो मैंने इसलिए आपके सामने कोट किया। अब जब ये जातियों की बात चल रही है तो जाति केवल नेता लोग नहीं दिख रही है नहीं, आजकल, लेकिन ये फिल्म वालों को दिख रही ये है। कह रहा हूं कि जो चर्चा चल रही है उसमें 2 लाइन जोड़ दूं। अभी तो जाति के आंकड़े तो आने दीजिए, जो कास्ट सेंसस दबा हुआ है अभी वो निकल के आएगा तब कौन समझ से में वाला? आएगा। जो होगा, अरे जो केंद्र कराएगा, केंद्र रोहिणी कराएगा आयोग तब समझ में रोहिणी आएगा आयोग ना कभी आ जाए तो मालूम पड़ जाएगा सर। रोहिणी कि आयोग ये की जो रिपोर्ट भी आ जाए। 80-20 टाइप कह रहे हैं कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, कहीं वो 60-40-70-30 टाइप पे न चला जाए। Anyway, देखते हैं। फिर ये लैंड वाली किसके पास होल्डिंग है, जरा ये भी आ जाए देश के अलग अलग हिस्सों में। अब ये जाति सूचक फिल्मों वाली एक खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब फिर ये बहस ये है कि क्या हम लोग क्या देश ओवर रिएक्ट करता है, समाज ओवर रिएक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है अगर ये एक्शन हो रहा है तो। पहले एक फिल्म आई थी घूसखोर पंडित, मनोज वाजपेयी इसके वो थे, एक्टर थे, और नीरज पांडे मेरे ख्याल में डायरेक्टर थे, और बनाई थी उन्होंने। इस पर खूब विवाद हुआ कि पंडित को घूसखोर क्यों लिखा टाइटल में। तो फिर ये बात ये हो गई कि साहब हम टाइटल वापस ले रहे हैं, नाम बदल के आएगी पिक्चर। मतलब वो विरोध में उन्होंने वो कदम पीछे खींचे। फिर एक और फिल्म आ रही है, इसका नाम है यादव जी की लव स्टोरी। यादव जी की लव स्टोरी क्यों विवाद में आ गई? क्योंकि इसमें जो एक प्रेम प्रसंग दिखाया है फिल्म में, उसमें लड़की यादव समाज की दिखा दी है। तो यादव समाज की लड़की की प्रेम स्टोरी और टाइटल में दे दिया यादव जी की लड़की, तो इस पर भी विवाद हो गया। संभल से लेके फिरोजाबाद तक फिल्म के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन सबके खिलाफ एफआईआर करवाई जा रही है। कुछ और एफआईआर लव स्टोरी में क्यों ऐतराज होगा? एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में यादव समाज की आस्था और संस्कृति को गलत तरीके से दिखाया गया। फिल्म देखी किसने है? फिल्म में यादव लड़की और दूसरे समुदाय के लड़के की प्रेम कहानी को आपत्तिजनक ढंग से दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये वाला पंडित वाला मामला जो मैंने आपको बताइए साहब, आप हम सब में सबसे प्रोग्रेसिव है ना। नहीं, फिल्मों को फिल्मों की तरह देखना चाहिए। अब अगर हम मीन मेक में चले जाएंगे कि अच्छा चलिए सलमान जो है उनको, सलमान खान को प्रोजेक्ट किया गया जो है वो एक क्या पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस अधिकारी की तरह, और उनका नाम पांडे लिखा गया, तब फिर हो जाना चाहिए। नहीं, वो एक्चुअली क्या मैं बताऊं कि भैया ये जो है उसमें, अच्छा उसमें भी घूस लेते हुए दिखाया गया, तो फिर हो जाना चाहिए विवाद। क्या प्रॉब्लम ये है वो लोगों को ये लगता है कि हमारे समाज को बैड लाइट में दिखाया जा रहा है। उसमें भी तो है ना नाम के साथ। किसमें मैंने कहा ना चुलबुल पांडे जब करेक्टर बनाया चुलबुल पांडे, तो वो करेक्टर का नाम है ना, पांडे लगाया ना उसमें, लेकिन ऑब्जेक्शन तो अरे वहां पे भी हो सकता वो सलमान खान की फिल्म में चुलबुल जो है वो करप्ट पुलिस वाला है, लेकिन वो टाइटल में नहीं बता दिया ना आपने। मेरी बात समझिए ना, अगर हम ये पठान फिल्म बनती है तो पठान जो है वो शाहरुख खान वो रॉ के एजेंट है, वो हीरो है, वो देश को बचा रहा है। सुनिए, अगर हम ये मानते हैं कि फिल्में जो हैं वही तय करती हैं देश के उसमें, तो फिर सब पे ऑब्जेक्शन। तो आपसे मुझे ये कहना है फिल्मों को फिल्मों की तरह देखा जाना चाहिए, एक फिक्शन है उसी की तरह देखा जाना चाहिए। इसमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना। ओवर रिएक्शन। शिवपाल यादव जी का वैसे इस पर एक रिएक्शन है या ये यादव जी की लव स्टोरी वाली फिल्म पर? देखिए, जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं है, जब कानून का पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो खैर अब देखें, ये समाज है और समाज में कोई वर्ग नाराजगी प्रकट, समाज के भी नेता होते हैं, वो नाराजगी प्रकट करते हैं तो पीछे समाज खड़ा हो जाता है, फिर बड़े नेताओं को भी इसमें कूदना पड़ता है। मैं आपको लेकिन एक दो और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। शिवपाल जी का एक और बयान में दिखा देता हूं। ये अभी विधानसभा के सत्र में बोल रहे थे, बजट सत्र में, और वहां उन्होंने आज यूपी ने जो है बड़ा इस बार रिकॉर्ड नंबर्स का बजट पेश किया गया ना, 9 लाख करोड़ का शायद बजट, 9,12,000 करोड़ का बजट पेश किया। तो शिवपाल जी खड़े हुए उन्होंने कहा कि आप बड़ा डींगे मार रहे हैं, इतना बड़ा बजट हमने पेश कर दिया है। कहां हमारा बजट क्या होता है? घर से लाए थे क्या आप ये पैसा? जनता का पैसा है। तो फिर अब हमें बात यह करनी पड़ेगी कि शिवपाल जी के भतीजे जब मुख्यमंत्री थे, जब वो छोड़ के गए 2017 में, तब बजट कितना था, और आज योगी 2026 में बजट पेश कर रहे हैं तो बजट कितना था, तब बात बनेगी। लेकिन तब तक आप उनका आरोप सुन लीजिए। यहाँ तक कह रहे हैं कि बजट इतना बढ़ाया, बजट का तुम अपने घर से लाए हो। बजट आपने जनता का पैसा है। माननीय शिवपाल जी, आपको कटौती में बोलना चाहिए था। जीएसटी में कितना आपको कटौती में बोलना चाहिए था ना, वो बजट है। इस और माननीय मंत्री जी का जवाब आने दे। तारीफ ही करते चले जा रहे। क्यों आप तारीफें किए जा रहे हैं? बताइए बजट का पैसा आ कहां से रहा है? पैसा आ रहा है, ये बजट में ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कोई डेटा आप में से दे सकता है 2017 का? 3.47 लाख करोड़ था। 3.5 कर ले मोटा मोटा, 3.5 और 3.5 लाख करोड़, 9.12 यहां भी राउंड ऑफ कर दीजिए तो 9 लाख करोड़, तो लगभग 160 मतलब % का ग्रोथ है। 160% का ग्रोथ 10 साल में। हाँ, वो तभी हो सकता है 9 साल में, जब प्रदेश अच्छा कर रहा हो,
जब वहाँ पे धंधा अच्छा हो रहा हो, वहाँ पे काम धंधों से पैसा आ रहा हो, तभी हो सकता है, अदरवाइज कैसे हो? करप्शन ना हो, और थोड़ा करप्शन ना हो सर, कि पैसा अधिकारी खा रहे हैं और सरकार का खजाना खाली कर रहे हैं। जब ईमानदारी से प्रशासन काम करता है तो तभी इसी तरह का बजट आता है कि जब भाई सरकार बहुत पारदर्शी है। तो हैरानी हुई कि उन्होंने बात उठाई क्यों कि भाई इसको थोड़ा और संदर्भ के साथ 2017 में 3,46,000 करोड़ का छोड़ के गए थे वो, लेकिन जब 2012 में आए थे तो 2 लाख से 3,46,000 पहुंचे। योगी जी 3,46 से 9,12 पहुंच गए। ऐसे करेंगे तो और अखिलेश जी कहां से कितना 2 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, 2 लाख से और 3,46,000 करोड़ तक का बजट हुआ 5 साल में। 3,46,000 करोड़ 2017 से अभी 9,12,000 करोड़ का बजट होगा। और शिवपाल जी वैसे तो बड़े समझदार और जानकार मंत्री हैं। किसका पैसा होता है? पैसा जनरेट करना पड़ता है। ये कहीं रखा पैसा नहीं होता कि अच्छा ठीक है आज हमारे घर से या किसी घर से ले जाएंगे। इकोनॉमी जब चलती है तो उसका साइज बड़ा होता है, यानी दोनों तरफ से इनकमिंग आउटगोइंग दोनों होती है, तब बढ़िया से चल पाएगा। आप बजट बहुत बड़ा बना दे, पैसा आएगा नहीं, जनरेट होगा नहीं तो कहां से चलेगा? अरे एक खबर और इसकी भी शुरुआत सर कुछ बोल, एक खबर और शिवपाल से जुड़ी हुई, शिवपाल जी से, क्योंकि उन्होंने ये बात विधानसभा में कही थी और उसके बाद एक्शन सरकार ने लिया है। तो ये अच्छी बात है कि एक शिकायत पर, विपक्ष के नेता की शिकायत पर सरकार ने कुछ एक्शन लिया। शिवपाल जी ने यहां असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमारा तो थानेदार एसपी फोन ही नहीं उठाता, हमारा जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठा रहा है, क्या काम करेगा वो किसी का। अब यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने कुछ रूल्स बनाए हैं सर कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के फोन उठाने ही होंगे। पहले तो कि इन रियल टाइम उठाएंगे, और अगर नहीं उठा पाए मान लीजिए किसी वजह से, तो 10 मिनट के अंदर आप उस विधायक को, एमपी को, जो भी वो जनप्रतिनिधि है, उसको कॉल बैक करेंगे। अगर आप तब भी कॉल बैक नहीं करते 10 मिनट में, तो इसका एक अलर्ट कमांड सेंटर में भेज दिया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार एक ऐप डेवलप कर रही है जिसका नाम संवाद सेतु रखा गया है। इस ऐप के जरिए जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच संवाद स्थापित किया जाएगा। 25 फरवरी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरदोई, गाजियाबाद और कन्नौज में इसकी शुरुआत हो रही है। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो इसको अब कल आगे से जाकर के समाजवादी पार्टी या किसी भी विधायक का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी ये सामान्य शिकायत थी मुख्यमंत्री के साथ, विधायकों की शिकायत रहती है कि भाई हमारे अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं, अधिकारी हमारा काम नहीं करते हैं। तो खैर गलत काम तो करना नहीं चाहिए, लेकिन यदि जेन्युइन काम भी है और यदि आप रिस्पॉन्ड तो करेंगे, कम से कम रिस्पॉन्ड तो करना ही करना है। ऐसा तो कई जगह से आप जिसको हम कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है कि यदि मान लेते हैं कि जूनियर स्तर पर यदि आपकी फाइल यदि 1 दिन या 2 दिन तक रह सकती है, यदि 2 दिन के अंदर समाधान नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली आपको सीनियर तक वो फाइल चली जाएगी। तो इस प्रकार के ऐप और टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है गवर्नेंस के अंदर किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। राफेल डील की बात करते हैं आइए, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं। 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर समझौता होने जा रहा है। हम तो अपनी तरफ से मंजूरी दे ही चुके हैं, बस अब उसकी नीटी-ग्रिटीज पर वो जो समझौते में होती हैं वो सब होना अब बाकी है। इसकी ओर से विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किए गए थे, प्राइसिंग को लेकर, इन्हीं से क्यों खरीद रहे हो, पहले क्यों नहीं खरीदा, तमाम तरीके की बात है। अब इस मामले पर सीधे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस समझौते पर बात की है। उन्होंने समझौते की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फ्रांस और भारत के बीच जो है वो अब एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये यूनिक है, ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। बल्कि इनफैक्ट उन्होंने एक रिपोर्टर को करेक्ट करते हुए कहा, उन्होंने कहा केवल ये कोई आम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, ये स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों देश जो है अपना सहयोग लगातार बढ़ा रहे हैं, और हम लगातार इंडिजिनाइजेशन जो भारत चाहता है उसमें हम भारत का साथ दे रहे हैं। इस कंपनी के बीच में, भारत सरकार के बीच में जो है वो बातचीत, वो इसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग इसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप ही का देश मजबूत होगा। और उन्होंने कहा कि इसमें मेक इन इंडिया सबसे क्रूशल कंपोनेंट है इन जहाजों का। जो खबरें भी हमने भी आपको बताएं कि ये 114 जहाज, इसमें से चंद एक जहाज जो हैं वो फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, लेकिन बाकी लगभग 80-90% जहाज यहाँ भारत में बनेंगे, और उसके लिए सारे करार हो रहे हैं। और उसमें जो भारत जो इंडियनाइजेशन होगा, मतलब हम उसमें जो इनपुट डालेंगे वो उसका 50% के करीब हो सकता है। मतलब वो हमें टेक्नोलॉजी देगा। फ्रांस की कंपनी जो है, राफेल कंपनी डसॉ, वो हमको उसका टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी। ये बात कंफर्म की इमैनुअल मैक्रों ने। तो इनको आप सुन लीजिए। फिर ऑपोजिशन के सुरों के बीच में ऑपोजिशन की एक नेता ने इस डील की तारीफ भी कर दी है, और फिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान इस डील को लेकर के क्या बात कर रहा है। लेकिन पहले इमैनुअल मैक्रों। We don't have just a strategic partnership. We have a special global strategic partnership, which is unique, both for India and France.
On Rafale, what we want to do is to expand. So India confirmed few days ago its willingness to indeed command a new bunch of Rafale, 114, and to co-produce. So the Make in India will be core in this new command. And on top of that, what we want to do is to improve the cooperation in maintenance capacities, in terms of diversification of approach. So Rafale is absolutely key. I hope we will do the same on submarines. शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कोर। इस डील का कोर है मेक इन इंडिया कंपोनेंट। ये फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है। और इससे पहले भी अपने बयान में, जब उनकी स्पीच हुई थी समिट में उससे पहले, तब उन्होंने कहा था कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में यकीन करते हैं, जो आपकी दरकार है, जो आपकी जरूरत है। उसी बात को उन्होंने कंफर्म किया इस बार स्पेसिफिकली राफेल सौदे को लेकर के। शशि थरूर कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने भी इस डील की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमें इस डील की जरूरत इसलिए है ताकि हमारे जो दुश्मन हैं उनको ये ना लगे कि हम कमजोर हैं और हमारी कमजोरी को आंक कर कहीं वो हम पर हमला करने की नीयत बनाए। हमें किसी पर हमला करने के लिए ये जहाज नहीं चाहिए, लेकिन अपनी मजबूती प्रदर्शित करने के लिए इन जहाजों की जरूरत है। और उन्होंने कहा मैं इस डील की तारीफ करता हूं। First of all, the attendance, as you said, a number of presidents, prime ministers and world leaders are here, and they've come with a strong message of wanting to see a newly integrated world in AI development, where the impact upon society will be the principal preoccupation, and India has clearly led the drive in this area. As far as the French Rafale is concerned, parts of it are being manufactured in India, and that is a very important aspect of the deal, because it is part of strengthening our defense, but also increasing our self-reliance in the defense sector. So all of these are very important developments. I believe that defense is important for India, not because we want to go to war, but because we don't want others to think that we are so weak that they can be tempted to go to war. अब बजाय इसमें कुछ आलोचना की त्रिपाठी जी इस डील में? अब देखिए, आलोचना करने को तो किसी भी चीज की करें, लेकिन पहले भी ये साबित हो चुका है। मतलब ये जो अब डील हो रही, ये तो नेक्स्ट फेज है ना। बाकायदा इस डील से भारत को जो लाभ हुए हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देख लिया। दूसरा, भारत और फ्रांस के बीच जो डील हुई है, इसमें धीरे धीरे करके भारत में मेक इन इंडिया होना है, कंपोनेंट बनने हैं, ये उसका हिस्सा है। डीआरडीओ ने, रक्षा मंत्रालय ने पहले 115, बाद में 250 से अधिक सामानों को पहले ही तय किया कि हम उसको धीरे धीरे आयात नहीं करेंगे। यानी एक तरह से भारत बहुत उसकी तय समय सीमा में अपनी चीजें हासिल कर। अब यह भी संभव नहीं है कि अचानक आप एकदम से सब कुछ अपने लिए बनाने लगे। और हमने उस दिन आपने ही चर्चा की थी कि 42 चाहिए, 29 स्क्वाड्रन है हमारे पास, तो चाहिए, तो तुरंत के लिए जरूरतें हैं। और राफेल की टेस्टिंग के लिहाज से उसका जो कुछ परफॉर्मेंस रहा है, बहुत शानदार जहाज है, तो न लेने की या डील न करने की कोई वजह नहीं। इसका क्रिटिसिज्म था क्या इस डील का? बेसिक क्रिटिसिज्म ये है कि इंडोनेशिया को जो राफेल बेचे गए वो भारतीय राफेल से बहुत सस्ते हैं, ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन ये जब विपक्ष कहता है तो ये नहीं बताता है कि राफेल जो है वो बहुत सारी मिसाइलों के साथ इंडिया आ रहा है, बहुत अलग अलग मिसाइलें, जिसका इस्तेमाल जो है इस बार जो सिंदूर था, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें किया गया था। उन मिसाइलों के साथ भारत आ रहा है। साथ में इसमें 60% इंडिजनाइज जो है कंपोनेंट है, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। साथ ही मेंटेनेंस थोड़ी दे रहा है आपको, कुछ मेंटेनेंस का पैकेज है, ये है, बाकी इतना सारा असला जो उसके साथ आएगा, ये सारा मिला के वो महंगा। तो आप मानते हैं कि ये क्रिटिसिज्म जायज नहीं है? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है, ये बहुत अच्छी डील है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत को अपना जो खुद का विमान है वो जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। वो तो चल रहा, आप देखें उसमें जो समय लगेगा वो लगेगा। अब तो उसमें प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ गया है, सब कुछ। बिल्कुल, वो जरूरी है कि वो बनाए। अब मैं एक बार आपको ये बता देता हूं, तो मैं हमेशा चाहता हूं कि ऐसी कोई भी चर्चा हो तो हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री श्रीमान AK एंटनी जी का वो बयान बार बार चलाया जाए कि भारत की पॉलिसी थी ये कि भाई ना सड़क बनाएंगे ना कुछ करेंगे, तो जब कुछ होगा ही नहीं तो हमारे ऊपर हमला करने कौन आएगा। तो हमें लगता है जब उसको करेंगे तब संदर्भ आएगा। डील इसलिए नहीं करते थे कि कोई दाग ना लग जाए, कोई आरोप ना लग जाए। तो 10 साल में डील नहीं की, दाग ना लग जाए। विपक्ष की परेशानी क्या है? दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाते थे। एक मैं आपको कह रहा था, पाकिस्तान का भी रिएक्शन दिखा रहा, वो एक रियलिटी चेक है। पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि इस डील की कीमत भारतीय रुपयों में 3.25 ट्रिलियन रुपए है, 3.25 ट्रिलियन रुपीज। ठीक, उन्होंने कहा पाकिस्तान की करेंसी में इसको अगर आप कर दें, दुगनी करेंसी है तो 6-7 ट्रिलियन रुपीज पाकिस्तानी, ये हमने इस डील में खर्चे हैं। उन्होंने कहा इतना, ये पैसा पता है कितना है?
ये पाकिस्तान के पूरे बजट का आधा है। पाकिस्तान का जो टोटल बजट है उसका आधा भारत केवल एक डील पर खर्च कर रहा है। ये आप सुने उनसे। ये केवल एक आइडिया देने के लिए कि ये डील कितनी बड़ी है और आपके रिसोर्सेज आपके पास इतने हैं, वरना ऐसा थोड़ी है कि आप अपना बजट जो है सारा झोंक देंगे एक डील के अंदर। आपने ये केवल एक डील का है अनुमान जो उस व्यक्ति ने जो है वो बताया है। सर, अब थरूर साहब भी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई बुराई करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आलोचना के लिए तो कोई भी आलोचना कर सकता है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता था। 2008 में मैं चीन की सीमा की तरफ गया था, सिक्किम वाला, जैसे नाथुला, तो वहाँ पर आगे जाकर के सड़कें बंद थीं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि हम क्यों नहीं सड़कें बनाते हैं। और मज़ेदार बात है कि उसी बात को पार्लियामेंट में जिक्र भी गया। कहा कि हम सड़कें इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि चाइना अटैक करे तो आसानी से हमारे अंदर घुस करके अंदर तक ना आ जाए। आपको मालूम है कि 1962 के वॉर के अंदर जो है आसाम के बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया था, जो बाद में वहाँ से रिटर्न कर गया। ये बात डिफेंस मिनिस्ट्री में के अधिकारी ने मुझे बताया था। और मजेदार बात है कि जब ए.के. एंटोनी की बहस हो रही थी लोकसभा के अंतर्गत, तो यही बात कही गई थी। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। तो ये उस समय थी। आज की स्थिति आप देखिए, यदि आप पता करेंगे तो मेरी जो जानकारी है वो कि 2.5 फ्रंट वॉर लड़ने की तैयारी 2014 में सरकार बनने के साथ ही शुरू कर दी गई थी जी। और जिस प्रकार से नेटवर्क ऑफ जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, आप यदि आप चले जाइए उत्तराखंड में, आप चले जाइए उत्तरांचल में, आप उत्तराखंड के अंदर चले जाइए या पंजाब सीमा के अंदर चले जाइए, तिब्बत के अंदर आप चले जाइए, जिस प्रकार से एयर बेस तैयार किया गया है, जिस प्रकार से टनल खोद करके जहां पर 6 घंटे और 7 घंटे लगते थे जहां पर जाने में, वो आज आधे घंटे में आप वो रास्ता कवर कर ले रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। ये सारे डिफेंस पर इतना खर्च, शानदार काम किया है 14 साल के 10-11 साल के। देखिए, आसानी से भारत कर भी सकता है। लगभग 600 बिलियन का हमारा बजट है। 600 बिलियन डॉलर का। और अगर हम देखिए पाकिस्तान को तो 62 बिलियन डॉलर का बजट। डॉलर में ये डील कितने की हुई है? ये 3.25 बिलियन डॉलर। अच्छा, तो 600 बिलियन में से आपने 3.25 बिलियन डॉलर की डील की है ना? तो इतना ऐसा कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हम। ठीक है। अब कुछ एक हमारे देश में हंगामे की खबरें वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस दिन हुए वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल शिवाजी महाराज की जयंती थी। कर्नाटक के बागलकोट में माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई। बागलकोट में शिवाजी जयंती के मौके पर जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और शहर में तनाव हो गया। जुलूस जैसे एक मस्जिद के पास पहुंचा, अब ये वो डेजाबू हो जाता है कि ये तस्वीरें कितनी बार हम लोग देखेंगे। डीजे बज रहा था, डीजे की आवाज पर विरोध शुरू हुआ। मस्जिद से लोग डीजे की आवाज कम करने की मांग करने लगे। विवाद बढ़ता गया। जुलूस में शामिल लोगों ने लोगों को पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। इस बीच किसी शरारती आदमी ने जुलूस की तरफ एक चप्पल फेंक दी और इसके बाद तो फिर क्या होना था वही हुआ। नाराज भीड़ ने मस्जिद के आसपास लगे हुए ठेलों में आग लगा दी और फिर वहां पर पुलिस को जो है वो बल भी प्रयोग करना पड़ा। ये कर्नाटक बागलकोट की घटना है। अगली घटना बता देता हूं आपको। अगली बात आ जाए हैदराबाद की। हैदराबाद में अंबरपेट जामा मस्जिद के पास सांप्रदायिक तनाव हो गया। मराठा समुदाय के लोग शिवाजी जयंती का जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस में फिर वही बात, डीजे की तेज आवाज, मुस्लिम समुदाय का एतराज। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। धार्मिक नारेबाजी हो गई और पुलिस ने किसी तरह वहां पहुंचकर लोगों को समझाया और सिचुएशन को कंट्रोल किया। दोनों सेम घटना है, सेम। शिवाजी महाराज की जयंती, हिंदू पक्ष का जुलूस, मस्जिद के पास डीजे और उसके बाद बवाल। ये स्क्रिप्ट है सर पूरी। अब ये मुझे लगता है कि हर उस जगह देखने को मिलते हैं जहाँ थोड़ा भी मुस्लिम तबका पावरफुल होता है या उनके मस्जिद के पास वो लोग इकट्ठे होते हैं। ये इसी महाराष्ट्र में भी हुआ, ये कर्नाटका में भी हुआ, ये हैदराबाद में हुआ। और इसी शिवाजी जयंती पे का नहीं है, रामनवमी का जुलूस निकलेगा तब इस तरह की घटना होती है। हनुमान जयंती का जुलूस निकलेगा तब ऐसी घटना होती है। दुर्गा विसर्जन के समय निकलेगा तो इस तरीके से घटना होती है। तो इस तरीके से जो तबका घटना करता है और जो पत्थरबाजी करते हैं, अब किसी में उसने चप्पल किसी ने फेंक दी, अब जुलूस निकल रहा है मराठा समाज का, हिंदू समाज का जुलूस निकल रहा है, तो उसमें क्या तकलीफ है? शिवाजी की जयंती वो ये जो हर बार होती है मस्जिद के पास डीजे नहीं बजेगा, तो यही समस्या है ना, क्यों नहीं बजेगा डीजे? क्या डीजे को चुराने के लिए बजाया जा रहा है?
जहां से मराठा समुदाय का जुलूस निकला वहां से डीजे बजते हुए जा रहा है, आपको उसमें दखलंदाजी देने की क्या जरूरत है? कल महाराष्ट्र में ऐसे तनाव उत्पन्न करने की भिवंडी में कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस सतर्क थी, तो महाराष्ट्र में नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो हिंदू मुसलमान कर जिस तरीके से एक तबका है जो हिंदुओं के प्रोसेसर में पत्थर फेंकने की बाजी करता है, मुझे लग रहा है ये तबका बढ़ते जा रहा है। एक खबर और है मेरे पास ऐसी, लेकिन मैं अभी वो बताता हूं। राफेल डील जो है $35 बिलियन। ऑलराइट सर, मैं एक खबर अभी आ रही है, वो भी बड़ी विचित्र सी खबर है, जरा दिखाइएगा एक मिनट। एआई समिट चल रहा है दिल्ली में और यूथ कांग्रेस के लोग विरोध करने के लिए वहां पर पहुंच गए बनियान उतार के। भाई ये बात समझ में नहीं आई, क्या लिखा है इनमें बनियानों पे? कुछ लिखा है, कुछ कोई तस्वीर बनी है, अगर आप लोग भी देखिए तो जरा। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी है, भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। एआई समिट भारत मंडपम में ही चल रहा है, यूथ कांग्रेस के लोग वहां पहुंच गए, कमीजें उतारकर, बनियानें उतारकर, कुछ टी शर्ट हाथ में लेकर। मैं समझ देखना चाह रहा हूं इस टी शर्ट में छपा क्या हुआ है, ये कोई बताएगा हमें कि इस पे क्या लिखा, क्या है, एतराज क्या है इनका? ये मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, इस पे मोदी जी की तस्वीर जो है इसके ऊपर लगा रखी है, और वही कुछ एआई जनरेटेड इमेज टाइप है, जैसे मीम में बनाते हैं वैसी। ये देखिए सेना के लोग भी वहां पर हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग लोगों की स्टॉल्स वगैरह वहां पर लगे हुए हैं। अब इससे क्या हासिल है किसी को? मतलब ये करके कांग्रेस पार्टी ने कौन सा कुआं खोद दिया, ये मुझे कोई बता दे। कांग्रेस पार्टी को क्या हासिल हो गया? भारत का एक इवेंट हो रहा है, दुनिया में, ये इंडिया का इवेंट है, हासिल कर लिया ना दुनिया में, देश को बदनाम करने। शर्मनाक, बेशर्म। सौरभ जी, कल आपने सवाल पूछा था और हमने भी कहा था, लगातार हम ये कहते हैं कि किरण रिजिजू ने जो खतरा बताया है, राहुल गांधी देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं ये देश विरोधी है। भारत सरकार को, दिल्ली की एजेंसियों को इनके खिलाफ ठीक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप ये कोई शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कोई कानून व्यवस्था को लेकर, कोई महंगाई को लेकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जहां दुनिया भर में भारत की एक प्रतिष्ठा, G20 के बाद ये बड़ा एक सम्मेलन था, आप उस सम्मेलन को इस तरह से डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भौंडी बेहूदी हरकत है, और जिसको कानून के दायरे में पूरी तरह से सबक सिखाया जाना चाहिए, वरना ये अराजकता एक बार चल पड़ी, जो कि लगातार कहते हैं ना कि भाई अराजकता थोड़ा बहुत चलती है ना, कभी कुछ गड़बड़, लेकिन इस तरह की अराजकता को अगर चलने दिया गया तो ये देश के लिए कतई ठीक नहीं। और मैं फिर कहूंगा, राहुल गांधी क्या ये सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और उनके दिमाग में अब देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करके ही नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है, ऐसा पूरी तरह से जम गया है क्या? रिजिजू जी के बयान पे नाराज हो, बाहर जाके प्रदर्शन करो, कांग्रेस बीजेपी के मुख्यालय पे प्रदर्शन करो, समझ में आता है। एआई समिट में क्या ऐसा हुआ है जिसमें कोई नरेंद्र मोदी ने कोई चोरी कर ली हो? एआई समिट में इस सरकार या लीडर पर, बीजेपी मोदी जी पर आप क्या तनकीद कर सकते हैं? क्या तनकीद करेंगे, क्या क्रिटिसिज्म करेंगे? मैं बता रहा हूं क्या क्रिटिसिज्म होते हैं। अव्यवस्था फैली हुई है, हुई पहले दिन अव्यवस्था, मंत्री ने माफी मांगी, शशि थरूर ने कहा कि वो भी चलिए कोई बात नहीं, इतने सारे डेलीगेट्स आए थे, वो हो जाता है, इट इज अ स्मॉल थिंग। कांग्रेस पार्टी का लीडर बोल रहा है। और क्या क्रिटिसिज्म है? एक यूनिवर्सिटी ने कोई किसी और के, चाइना का कोई रोबोट दिखा दिया, प्राइवेट पार्टी ने किया वो काम। और बताइए इसके अंदर क्या है? दुनिया भर के सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओज आए हुए थे, 25-26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आए हुए थे, सब हाथ उठाकर तस्वीर खिंचा रहे थे एआई में कि भारत का नाम होगा। इस पे क्या, किस बात का विरोध है भाई? आपने कांग्रेस के, लगता है कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान नहीं सुना। उन्होंने मोदी जी के लिए शब्द क्या, दांत निकाल के ही आना, ये शब्द का प्रयोग। सर बोलो जो मर्जी नहीं, यहां पे इवेंट में पहुंच के आप दुनिया के सामने जो है भारत की रील बना रहे हो। मैं आप देखिए 37 कंट्री के लोग यहां पर आए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के एक बड़े बड़े सीईओ। एक दावा किया जा रहा है, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं कि विरोध है किस बात पे, तो ट्रेड डील का विरोध बताया जा रहा है। एआई समिट से ट्रेड डील का क्या लेना देना? लेना देना कोई है ही नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सर। और सुन ले, मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है, यही तो लेना देना है ना? पूरी दुनिया के लिए लग रहा है कि भाई चाइना और अमेरिका के बाद कोई कंट्री यदि एआई को लीड करने की स्थिति में या अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश कर रहा है, तो वो भारत करने की कोशिश कर रहा है। क्या कारण है? कई बार ये मन में सवाल आता है कि जब जहां भी चाइना के डोमिनेंस को खत्म करने की बात भारत करता है,
वहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्यों आकर नारे लग रहे हैं, बीजेपी कॉम्प्रोमाइज, प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज, ये नारे लग रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं आप नारे लगाओ ना, जहां जाके पार्लियामेंट में लगाते हो, उससे बड़ी कोई जगह है? एआई समिट पूरी दुनिया कवर कर रही है, पूरी दुनिया का मीडिया यहां पहुंचा हुआ है, यहां पर पीएम कॉम्प्रोमाइज का नारा लगाने का क्या मतलब है? कि आप ये चाहते हैं कि ये तस्वीरें दुनिया भर में दिखाई जाए? मूल बात यही, वरना तो आप कहीं भी जाओ जंतर मंतर पे करो प्रदर्शन जाके। इसीलिए भारतीय राजनीति का इस समिट से कोई लेना देना नहीं। ये समिट जो है भारत में प्रोग्रेस यानी एआई की प्रोग्रेस को दर्शाता है और आगे बढ़ाने की कोशिश है, वो रोड मैप दिखा रहा है। यहाँ पर इस समिट में भारत में निवेश एआई के सारे जो इकोसिस्टम है उसमें निवेश करने की बातें हो रही है, और हम अगर इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे तो हम अपना भोंडापन नहीं दिखाएंगे। नॉनसेंस है सर, ये नॉनसेंस है कि किसने कांग्रेस पार्टी को ये सुझाव दिया करने का? वो व्यक्ति ही कांग्रेस पार्टी की कबर खोद रहा है, जिसका भी ये आइडिया था। आपको क्या लगता है बिना नेतृत्व के समर्थन का ये सब सारी चीजें हो रही हैं? राहुल गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए सर इस घटना के लिए, निश्चित रूप से। अभी इतनी बड़ी घटना है। अभी जो मैंने कहा ना कि क्या लेना देना है, चूंकि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ रही है, ये प्रदर्शन उस प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश है। जॉन हॉपकिंस के प्रोफेसर हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स के स्टीव हैंक, वो कह रहे हैं इंडिया इज नॉट वेटिंग ऑन वॉशिंगटन, इट जस्ट साइंड अ डील फॉर 114 राफेल जेट्स। ये वो कह रहे हैं, तो भारत की प्रतिष्ठा के बारे में वो बात कर रहे हैं, और ये शायद चाहते हैं कि वो बात ना आए। ये प्रोफेसर साइंटिस्ट हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, डेरिया उनुतमाज, ये एमडी भी हैं रोबोटिक्स और इन सब के ये एक्सपर्ट हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया इज लकी टू हैव अ लीडर हु अंडरस्टैंड्स दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट एआई। ये मेटा के चीफ एआई ऑफिसर हैं अलेक्जेंडर वैंग, वो कह रहे हैं कि भारत का समय है, इसकी भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के जो सीईओ हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया के किसी देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत जैसी तेजी से काम नहीं हो रहा, और उसमें ये नंगे घुसाए हैं, उसमें ये नंगे घुसाए हैं। आप इसको समझिए, ये इससे बड़ा देश विरोध क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत जिस प्लान के साथ है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम टॉप 3 जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनमें हम शामिल होंगे। अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा एआई के इनोवेशन यहां हो रहे हैं। वो देखिए, वो नीचे ये हमारी अपनी कंपनियां अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो कपड़े उतार के नंगे हो जाएंगे। नीचे देखिए कल कैसे सारे इंडस्ट्री लीडर्स जो है वहां खड़े हुए थे, सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, सभी लोग थे, बहुत लोग, और आज ये हो रहा है वहां पे। अरे भाई, तो ये वहां थे इसलिए वो कपड़े उतार दिया, नंगे हो गए। जब पहले देशों से राष्ट्राध्यक्ष आते थे तो सांप दिखाते थे, सपेरा दिखाते थे, यही तो है पॉलिसी ना। रिलायंस ने आज ही अनाउंस किया 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा। अडानी ने किया है डेटा सेंटर, 9 लाख करोड़ अडानी ने किया, 10 लाख करोड़ अंबानी ने किया, टाटा काम कर रहा है, और हमारे देश की कंपनियां, इनोवेटर सब काम। अरे आप तो कह रहा हूं एआई कमाल कर रहा है। अरे कोई विरोध करना ही है किसी काम का, करो ना, तरीका क्या है और जगह क्या है? एआई समिट का ट्रेड डील, मोदी कॉम्प्रोमाइज से क्या मतलब? लॉजिक क्या है? और भारत मंडपम में जाके कर रहे हो, तीसरा नंगे होके कर रहे हो, कपड़े उतार के कर रहे हो प्रदर्शन। ये कांग्रेस समझ से परे कांग्रेस का नंगापन है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और कांग्रेस ने अगर ये किया है तो राहुल गांधी को तत्काल इस संदर्भ में माफी मांगनी चाहिए देश से कि हमारे जो कार्यकर्ता ने किया है, इनको पार्टी से निकालो। पुलिस जो जितने भी इनके ऊपर धाराएं लग सकती है वो लगाए, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरीके से देश को बदनाम करने का एक इतनी बड़ी एआई की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। चाइना परेशान है कि भारत ने एआई के ऊपर इतना काम कर लिया है, दुनिया के तमाम दिग्गज एआई को लेकर भारत में आ रहे हैं, भारत में इतने बड़े बड़े उद्योगपति इस पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जब भारत एआई में बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है, तो यह देशद्रोही का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा देश को, कि जब दुनिया में, और उन्होंने तो यहाँ पर नहीं, जब G20 की समिट भारत में हुई थी, उस समय भी कांग्रेस की कोशिश थी कि वो समिट किसी तरीके से फ्लॉप हो जाए, किसी तरीके से वहाँ कोई व्यवधान उत्पन्न हो और देश बदनाम हो। अरे आपको भारतीय जनता पार्टी से विरोध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विरोध है, आपको अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कोई शिकायत है तो आप प्रधानमंत्री घर का घेराव कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव कीजिए, आप पीयूष गोयल के घर पे चले जाइए। आपको लगता है कि किरण रिजिजू ने जो बयान राहुल गांधी को लेकर दिया उस पर आपको आपत्ति है, तो आप किरण रिजिजू के घर पर चले जाइए। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है अभी 9 तारीख से, आप तब पार्लियामेंट के अंदर विरोध कीजिए अपना। इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर जब दुनिया भारत को एक ताकत के रूप में देख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में बता रहा है कि एआई में भारत कहां जा रहा है,
जो विकसित देश एआई में गिरे जाते थे वह भारत अपना झंडे गाड़ रहा है, और आप यह कर मुझे लगता है दुनिया के सामने भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हो। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस देश से माफी मांगे कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना कांग्रेस आज भी वहां पर इवेंट्स हैं, आज भी एआई इंपैक्ट समिट में आज भी कल भी है। आज मैं आपको बता देता हूं, जिस वक्त ये सब नंगापन वहां पर चल रहा है, ये युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया अर्धनग्न होकर। मैं कुछ खबरें देख रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा वहां आज मीटिंग्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी और लिंकनस्टाइन के प्रिंस एलोय के बीच द्विपक्षीय बैठक हैदराबाद हाउस में हुई है। इसके अलावा और अभी बहुत सारे सीईओज तो यहाँ हैं, अभी वो गए नहीं हैं। एक लाइटर नोट पे मैं कहता हूँ, ये तो विरोध बहुत भांडा था, लेकिन एक और तरह का विरोध जो है वो भी दिखाई दिया। जो तस्वीर आप दिखा रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री ने सारे सीईओज के हाथ उठाए थे, उसमें जो सैम ऑल्टमैन है ओपन एआई के सीईओ और जो एंथ्रोपिक के सीईओ हैं, वो देखिए, वो मैंने तस्वीर देखी, हाथ जो है पकड़ने का जितना, ये मैं दूसरा मेरा सवाल ये है कि वहां देखिए जरा, ये तस्वीर देखिएगा, ये नई पिक्चर्स आ रही हैं कुछ, ये जब आ रहे हैं तो वहां फॉरेन डेलीगेट्स घूम रहे हैं, फॉरेन डेलीगेट्स वहां पर हैं, उनके बीच में ये नंगापन जो है किया जा रहा है यूथ कांग्रेस के लोगों की तरफ से। और ये कैसे इनको घुसने दे दिया गया, कैसे, और ये क्यों, कैसे आराम से वहीं घूम रहे हैं? अब इस वीडियो को पाकिस्तान घुमाएगा पूरे देश में। और हमारे साथी पवन नारा वहीं पर इस वक्त मौजूद है, वो आपको इस वक्त हाल बताएंगे। पवन, ये क्या घटना है? देखिए, 1 घंटे पहले की यह घटना है जिसमें 15 से 20 यूथ कांग्रेस के लड़के यहां पहुंचे थे। उन्होंने टी शर्ट पहनी थी और टी शर्ट पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। वो यहां आते हैं, यहां पीछे आप गूगल का स्टॉल उस वीडियो में देख पा रहे होंगे, गूगल के स्टॉल से होते हुए सामने गुजरते हैं। यहां जियो का स्टॉल है जिसमें जियो इंटेलिजेंस का जिक्र है, और सामने पीछे ब्रांडिंग है एआई समिट की। वहां पर वो टी शर्ट उतारकर टी शर्ट को प्रदर्शन कर रहे थे। इंटरनेशनल समिट में जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी एआई कंपनी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम सब आए हैं, 20 देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं, उस वक्त इंडियन यूथ कांग्रेस ने यहां प्रोटेस्ट करने का फैसला किया और उस पर लिखा गया था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। लेकिन आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो प्रोटेस्ट संसद में होता है वहां सांसदों को प्रिविलेज होती है, लेकिन यहां किसी को देश का नाम खराब करने की प्रिविलेज नहीं है। तो ये राजनीति कहां तक जायज है, और क्या एक अंतर्राष्ट्रीय मंच को इस तरीके से राजनीतिक तौर पर देश के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। ये बताएं पवन, ये कैसे इतनी आसानी से अंदर घुस गए, और इतनी वहां काफी दूर तक अंदर हम देख रहे हैं, जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं कपड़े उतार के। सौरभ जी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो कोई सड़क के किनारे या एआई समिट के वेन्यू के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये मेन हॉल है जहां पर सभी बड़ी कंपनियां हैं, पीछे गूगल है, यहां टीसीएस है, यहां जियो है, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट करते हुए नजर आए थे। वो यहां रजिस्टर्ड ऑडियंस के तौर पर पहुंचे और टी शर्ट उन्होंने अंदर पहनी हुई थी जिसको बाद में डिस्प्ले किया गया, क्योंकि यहां किसी की ऐसे तलाशी नहीं होती कि आपकी टी शर्ट पर मैसेज क्या लिखा है वो देखा जाए, और अगर कोई इस तरह से पुलोवर, स्वेटर या जैकेट पहन ले तो नहीं बता सकते कि वो क्या लिखा हुआ था, कैसे लिखा हुआ था। वो बाकायदा रजिस्टर्ड होने के बाद आए हैं, तो इससे पता चलता है कि एआई समिट में इस तरह का प्रदर्शन करना है ये योजनाबद्ध तरीके से था, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन आयोजन से पहले बंद हो चुका था। रजिस्ट्रेशन 2.5 लाख से ज्यादा जब रजिस्ट्रेशन हुए तो बंद हो गया था। उसके बाद आम आदमी बिना किसी रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के यहां अंदर नहीं आ सकता। समझ गया, मतलब बड़े शातिर तरीके से हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी कराया, फिर ऊपर कपड़े भी पहने होंगे ताकि ये टी शर्ट क्या है प्लान करके किया, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा इन्होंने, अभी तो हुआ नहीं रजिस्ट्रेशन। कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब दे, क्या इसका क्या कोई बचाव है जो उन्होंने किया? ट्रंप ने कल अपने बोर्ड ऑफ पीस की एक मजमा जमाया, एक महफिल की वॉशिंगटन में। पहली मीटिंग थी इस बोर्ड के बनने के बाद, और इसमें जितने लोगों ने ज्वाइन किया था वो लगभग सभी वहां पर पहुंचे हुए थे। 25 एक देश हैं जिन्होंने वहां पर अटेंडेंस अपनी दिखाई। वो जो एरो आपको दिखा रहा है वो है शहबाज शरीफ, वो जो पीछे की लाइन में कोने में खड़ा किया हुआ एक आदमी को, वो शहबाज शरीफ है। लेकिन पाकिस्तान बेइज्जती से बाज नहीं आता, अपनी इंजॉय करता है वो। अब आप जहां जो आओ मैं आपको बताऊंगा कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का सिलसिला नहीं थम रहा। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी इसी मीटिंग में।
वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ट्रंप ने स्कूली बच्चों की तरह लाइन में खड़ा करा दिया कि बोल के प्लीज स्टैंड अप। उससे पहले अलग थलग खड़ा किया हुआ था। और उससे पहले की तस्वीर ये वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रंप जैसे ही आ रहे हैं, एक तो ये सारे के सारे लोग अटेंडेंस में पहले वहां खड़े थे, फिर ट्रंप ग्रैंड एंट्री लेते हैं, फिर ट्रंप उसी साइड से आते हैं जिस साइड पर ये खड़े हुए शहबाज शरीफ, और दूर से इशारा करते हैं। पहले किसी और से बात करते हैं, फिर किसी और से बात करते हैं, फिर वो उचक के शहबाज शरीफ ने अपना चेहरा दिखाया कि मैं भी खड़ा हूं यहां पीछे। तो उसके बाद ट्रंप ने शायद उनकी तरफ देखा हो, लेकिन जो रिएक्शन शहबाज शरीफ का है वो मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो सलाम कर रहे हो, सलूट कर रहे हो ट्रंप को हाथ उठा करके। और आप देखिए, आपको भी वैसे ही लगेगा। Prime Minister ये नहीं है यार। I like this man of Pakistan because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister. ये देखिए, वहां आपको शहबाज शरीफ जो है वो खड़ा हुआ है, कोने में जो है खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो जब ट्रंप आ गए वहां की और तस्वीरें दिखाई, जरा और तस्वीरें दिखाइए जिसमें ट्रंप की एंट्री हो रही है, वो तस्वीर देखनी है। ये देखिए, ये जो तस्वीर है इसमें ट्रंप जो है आगे बढ़ रहे हैं, और अब वहां फ्रेम में शहबाज शरीफ का रिएक्शन देखिएगा। केवल वहां से ये देखिए, हाथ उठा के सलूट मारा ना। तो ये हुआ शहबाज शरीफ के साथ जो ट्रंप ने वहां किया। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि नाम लेके शहबाज शरीफ प्लीज स्टैंड अप, और फिर कहते हैं कि आई लाइक दिस मैन, आई लाइक हिम वेरी मच। फिर कहते हैं एंड हिज जनरल, नो इट्स हिज फील्ड मार्शल, ग्रेट गाय, आई लाइक हिम ऑल्सो वेरी मच। तो अगर वो भी बयान है तो वो भी सुना दीजिए। इसमें भारत का जिक्र भी हुआ, कहा कि फिर उन्होंने कहा मैंने जंग रुकवाई। इन्होंने मुझसे कहा कि आपने 25 करोड़ लोगों की जान बचा ली है, तो ट्रंप गदगद हो गए। फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा दैट आई कॉल्ड अप बोथ ऑफ देम, मैंने मोदी को भी फ़ोन किया, इज़ अ ग्रेट गाय, और फिर मैंने इनको भी फ़ोन किया, और फिर मैंने कहा कि मैं तुमसे ट्रेड नहीं करूंगा, और फिर जंग रुक गई। नई बात यह है कि इसमें जो कितने जहाज़ गिरे थे वो संख्या अब 11 तक पहुंच गई है। मतलब ट्रंप 5-4 से शुरू हुए थे, वो करते उन्होंने कहा मैंने जंग रुकवाई, इट वाज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर लड़ाई होने वाली थी, और मैंने उसमें जो है 11 जहाज गिर चुके थे, ब्यूटीफुल न्यू प्लेन्स, 11 जहाज गिर चुके थे। सोचिए कितनी बड़ी जंग हो रही थी। तो वो उसका नंबर भी जो है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जरा ट्रंप साहब की बात तो आपने सुनी, शहबाज शरीफ ने कैसे बूट पॉलिश की है वो अपने बयान में वो सुन लीजिए। Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. तो वहां भी उन्होंने ट्रंप साहब को सेवियर ऑफ साउथ एशिया जो है वो बता दिया, और ट्रंप ने शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को, मोदी जी को, तीनों को याद भी कर लिया। नहीं देखिए, एक तरह से कहें तो ये अच्छा है। ये वीडियो देखते हुए कितना सुंदर तरीके से एक आज्ञाकारी बच्चा है, और मैं देख रहा हूँ कि उसको आप लोग लगातार कह रहे हैं कि अपमान हो गया। अरे भाई, एक इतने अच्छे तरीके से वो जो उसको जिसको मानता है उसको मानता है, सलूट मारा ऐसे भाई, उसी तरह से जो मानता है ना वो भाई ट्रंप को मानता है कि हमारा मालिक है तो मानता है, जो नहीं मानते हैं वो नहीं मानते। और ट्रंप का ये जो बड़बोलापन है, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, दुनिया उनके इस बड़बोलेपन के खिलाफ अपने तरीके से तैयारी कर रही है, अपने तरीके से। उनको जब मन करता, हर दिन, आज भी सुबह उठ के वही वाला जो आपने बताया कि 11 कितने जहाज, अच्छा वो हर बार गिनती भी लहरा जाती है, कभी 7, कभी 8, कभी 11, और ये सब करते हुए पता नहीं वो अभी लग भले रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अमेरिका का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान वो ठीक है, वो एक बढ़िया आदमी मिल गया है अपने घर के बाहर दरवाजे पे दरबान बैठा हुआ है, चौकीदार जो भी कह ले, वो बैठा हुआ है अपना, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो अमेरिका की प्रतिष्ठा का नुकसान कर रहे हैं, अमेरिका की जो हनक है उसका नुकसान कर रहे हैं, और दुनिया के देश इसको देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अमेरिका की उस पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट की आज बात सुनी, वो ये कह रहे थे कि हमने ये तो आर्ट में मास्टरी कर लिया कि ट्रंप को खुश कैसे करना है, बस हम ये नहीं समझ पा रहे कि ट्रंप से अपना फायदे के लिए क्या कराना है, क्योंकि ट्रेड डील के बाद जो है सारा फायदा कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे। हाँ, कुछ भी नहीं कर पा रहे। देखिए क्या हुआ था कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान अपनी फौज जो है वो वहां गाजा में भेजे,
और पाकिस्तान ने अभी तक कमिट नहीं किया है। ओके। और इसको लेकर अब अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा चिंता है और काफ़ी ज़्यादा ये है कि पाकिस्तान जो है वो दोगली नीति खेल रहा है, हमारे को पता नहीं सैनिक देगा कि नहीं। ये बातें वहाँ होने लगी अमेरिका में? यहाँ होने लगी हैं वहाँ पर। अच्छा, ठीक है। और ऐसा ये जो ये पूरा आयोजन है, इसमें भारत ने अपने ऑब्जर्वर को भेजा था ताकि वो समझ सकें, क्योंकि मैं इसके नाम पूरी तरह से ठीक से पढ़ पा रहा हूँ या नहीं, नमग्या सी खाम्पा। अच्छा, ये हमारे ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर हैं। हमारी भी वहां पर मौजूदगी थी। ऑब्जर्वर। और दूसरा मजेदार बात ये है कि अभी तक मिला 2 बिलियन डॉलर है। नहीं, 7 बोला है उन्होंने, 7 बिलियन डॉलर बोला है, अभी तक मिला इतना। वो भी इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान ने पैसा नहीं दिया अभी तक। ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में उन देशों का नाम लिया जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मॉनेटरीली, देशों ने किया, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। मतलब पाकिस्तान अभी फ्री की राइड चल रहा है। Today, and I'm pleased to announce that Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, and Kuwait have all contributed more than $7 billion toward the relief package. That's great. Thank you, fellas. Thank you. पाकिस्तान साहब, फ्री का लंच अभी भी चल रहा है पाकिस्तान का, खाना पीना पूरा, बिल का कोई भरोसा नहीं। सर समीर जी, देखिए, पाकिस्तान से तो बहुत उम्मीद करना बेकार है और ट्रम्प भी जानते होंगे कि भाई ये जो नंगा भूखा देश है जिसके यहाँ रोजी रोटी के लिए अमेरिका को मदद करना पड़ती है, वो बोर्ड ऑफ पीस में क्या पैसे देगा। और वही हुआ कि जो वो चाहते थे कि एक चौकीदार को कैसे अपने सामने खड़ा रखना है भाई, जिसके टुकड़ों पे आप पल रहा है पाकिस्तान, तो उन्होंने उनको सैल्यूट मारा और उम्मीद कर रहे हैं कि अब इस सैल्यूट के बदले कुछ अमेरिका उनकी मदद कर देगा। भारत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारत अभी तक जरूर दूर रहा था, लेकिन एक ऑब्जर्वर के रूप में जब भारत शामिल हुआ, और अभी दैनिक भास्कर ने खबर खरी है कि 1.5 लाख करोड़ का डेवलपमेंट के लिए भारत ने पैकेज, गाजा के डेवलपमेंट के लिए, हाँ, गाजा का पैसा दिया है। हाँ, 1.5 लाख करोड़ की घोषणा की है भारत ने वहां पर कि हम गाजा डेवलपमेंट के 1.5 लाख करोड़ रुपए देंगे। तो ये बताता है कि भारत ने भी भाई उसको डेवलपमेंट करने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन भारत का एक अलग कद है। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने ट्रंप से सीख लिया है, भारत के प्रधानमंत्री से सीखो कि अमेरिका से कैसे दूरी रखो और उसके बाद भी अपने हिसाब से अपने टर्म्स पे अब ट्रेड डील करो। ये अमेरिका को भारत से, पाकिस्तान को भारत के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। अगर ये दिया है भारत ने, अगर कंट्रीब्यूट करने का ऐलान किया है, हाँ, तो ये अच्छा है, ज्वाइन नहीं करो बिल्कुल, मतलब मुसीबत में नहीं फंसना। नहीं, वहां उनको पैसे नहीं दे रहे, भारत खुद 1.5 लाख करोड़ वहां पर इन्वेस्टमेंट करके वहां पर गाजा को करेगा, भारत सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी को इस मामले में तो बड़े अच्छे समझ है, वो जानते हैं कि किसके साथ कब कहां कैसे व्यवहार करना। एक फिर अच्छा सर, मैं आ गया 1 मिनट में, क्योंकि वो एक बयान मुझे ऐसा मिला, क्या वो ये वाला हटा दीजिए, एक बयान एक है जिसमें वो कह रहे हैं कि इतने देशों ने मुझे ज्वाइन कर लिया इस बोर्ड ऑफ पीस को, कुछ देश जो है उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया, दे आर प्लेइंग क्यूट, दे आर प्लेइंग क्यूट विद मी, बट यू कैन नॉट प्ले क्यूट विद मी। ये भी ट्रंप ने कहा, मतलब एक ताना था कि जो लोग जो है वो नहीं आए हैं अभी तक उनके बारे में। तो क्या वो यूरोप के देशों के लिए कह रहे थे? बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ने नहीं ज्वाइन किया, फ्रांस ने और यूके ने, इन सब ने नहीं ज्वाइन किया, जैसे भारत ने भी नहीं किया। तो क्या वो ताना जो है वो हम सब के लिए, हमारे लिए भी था? वो बयान चला दीजिए जरा इसके बाद वाला। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Today, and I'm pleased to announce that Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan, and Kuwait have all contributed more than $7 billion toward the relief package. That's great. Thank you, fellas. Thank you. There's never been anything close because these are the greatest world leaders. Almost everybody's accepted, and the ones that haven't will be. Some are playing a little cute. It doesn't work. You can't play cute with me. But they're playing a little bit. But they're all joining. Everybody was. सर, ये ताना क्या हमारे लिए भी था? Some countries are playing cute. लेकिन सबसे बड़े 2 बातें बहुत जरूरी है बोलना। शहबाज शरीफ को वैसे उठा जैसे हम लोग अपने क्लास में खड़े हो जाओ, नालायक बच्चे नहीं, और उसके बाद बोला मोदी वुड बी वॉचिंग अस, ये भी बोला खड़ा करा के कि मोदी वुड बी वॉचिंग अस। दूसरा एक बात बताइए,
हमारे देश का प्रधानमंत्री कहीं जाए, अमेरिका में जाए और उसके सामने भारत के आर्मी चीफ की प्रशंसा होने लगे, तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए वो अपमान होगा या सम्मान होगा? तो शहबाज शरीफ को दोनों तरफ से बेइज्जती किया। तीसरी बात, भारत ने गाजा के डेवलपमेंट के लिए पैसा ये किया है, बोर्ड ऑफ पीस के में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इन दोनों के बीच हम इससे अलग हैं, पूरी तरह अलग हैं। बिल्कुल। तभी ताना मारा उसने कि मोदी वुड बी वाचिंग अस। चौथी बात, इस पूरे ये में आप देखेंगे कि दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें थी सभी को बुलाया गया था, लेकिन दुनिया की जो ताकतें मायने रखती हैं वो एक भी इसका हिस्से नहीं है। वो चाहे यूरोप के इनके नाटो के मित्र हो, चाहे भारत जैसा देश हो। इसमें सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, कुछ साउथ अमेरिका की, और बाकी भी जो दे बाकी जो है अरब देश है। ये जो फौजें भी दे रहे हैं वो बड़े छोटे छोटे देश हैं, 7 देश हैं, इंडोनेशिया, मोरक्को, अल्बानिया, कोसोवो, कजाकिस्तान, इजिप्ट और जॉर्डन। अच्छा, ये है पाकिस्तान में तो बचा हुआ है फौज देने से, बाकी किसी बड़े देश ने फौज। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी खबर निकली, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ईरान और अमेरिका का क्या युद्ध होगा क्या, और खबरें तो ऐसी थी, वेस्टर्न मीडिया ये खबरें बड़ी इमरजेंसी हालात में रिपोर्ट कर रहा है कि बस इसी वीकेंड को, मतलब ये जो शुरू हो गया, आज शुक्रवार हो गया तो शुरू हो गया, मतलब अब से लेकर रविवार के बीच में कभी भी हमला हो सकता है, ऐसा वो लोग दावा कर रहे हैं वहां के वेस्टर्न मीडिया हाउसेस जो हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 10 दिन का वक्त दे रहा हूं, एक डेडलाइन उन्होंने दी है। इससे पहले उन्होंने 1 महीने की बात की थी, अब वो उस बात को काफी रोज हो गए। ट्रंप ने कहा ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। हम अभी बात कर रहे हैं, बात मान लेगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो बहुत बुरा होगा। और क्या होगा, लड़ाई होगी या बातचीत से मामला हल हो जाएगा, यह आपको अगले 10 दिनों में पता चलेगा। It went into Iran and it totally decimated the nuclear potential. And when it did, when it decimated that, all of a sudden we had peace in the Middle East because there was a black cloud hanging over the Middle East. And if that wasn't done, that cloud would have been there. And countries like Saudi Arabia, countries like Qatar, nobody could have signed. You would have had that threat. Nobody could have had, you couldn't have had peace in the Middle East. So now we may have to take it a step further or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. तो ये एक बड़ी क्लियर कट बात ट्रंप ने कही है कि 10 दिन आपके पास हैं अभी, मतलब 10 दिन, क्या वो इन 10 दिनों में जंग नहीं करेंगे? क्या ये माने? ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पिछली बार भी ये ईरान से बात कर रहे हैं और फिर हमला कर दिया था। ऐसे ही इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया था। अब ये कह तो रहे हैं अपने मुंह से कि 10 दिन अभी हम देखेंगे, लेकिन क्या वाकई में 10 दिन का इंतजार करेंगे? जो आप तस्वीरें स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ना, ये ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं जो वो वहां अपने समंदर में कर रहे हैं। तो टेंशन इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी हुई हैं। ब्रिटेन ने मना कर दिया एयर स्पेस, ब्रिटेन ने कहा वो नहीं देंगे हम डिएगो गार्सिया का अपना एयरबेस नहीं देंगे हमला करने के लिए। लेकिन इस पे भरोसा किया जा सकता है क्या राहुल जी कि 10 दिन, ट्रंप कह रहे हैं कि 10 दिन है? देखिए, दोनों जो है ना टाइम बाय कर रहे हैं इस वक्त। अमेरिका इसलिए टाइम बाय कर रहा है क्योंकि उसका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अभी पहुंचा नहीं है, और ईरान इसलिए टाइम बाय कर रहा था क्योंकि उसको अपनी तैयारी करनी थी। उसे पता था कि अमेरिका मार सकता है, इसलिए हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है। अगर आप सैटेलाइट पिक्चर्स भी जो अवेलेबल हैं उसको भी देखेंगे तो वो जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये 10 दिन भी जंग की तैयारी के लिए सिर्फ तैयारी के लिए है, और इसी में मुझे लगता है, क्योंकि देखिए साफ बोला गया है कि ना तो अमेरिका ना ही ईरान कुछ रेडलाइंस को मानने के लिए तैयार। वैसे ट्रंप ने इसके बाद ईरान को न्योता भी दिया कि आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ। बोर्ड ऑफ पीस तो नहीं बोला, लेकिन इशारा उनका यह था कि हमारे साथ में खड़े हो ना, इससे तुम्हारा फायदा है, वरना बहुत गंभीर परिणाम होंगे और मिडिल ईस्ट की शांति जो है पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। और वो कह रहे हैं कि मैं तो चाहूंगा कि ईरान जो है, जैसे हमारे सब देश यहां खड़े हैं, ऐसे ही इनके बीच में भी ईरान हो। Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. And if they join us, that'll be great. If they don't join us, that'll be great too. But it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen if it doesn't, and it's turned out not to be. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. You can't have peace in the Middle East if they have a nuclear weapon. And they can't have a nuclear weapon, and they've been told that very strongly.
अब अमेरिका तो हमले की तैयारी कर ही रहा है, उधर ईरान ने भी अपने हाथ जो है वो दिखाने शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ इंडियन ओशन में ईरान रूस जॉइंट नेवल ड्रिल कर रहे हैं, उसका वीडियो आपने देखा। इस एक्सरसाइज में रूस और ईरानी नेवी के कमांडोज शामिल हैं और अहम बात यह कि इस ड्रिल के जरिए नेवी के युद्धपोत पर कब्जा करने की कैसे तैयारी की जाएगी यह दर्शाया गया है। अमेरिका ने क्या किया, उसने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से लैस अपने B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उनको कतर के जो उसका सबसे बड़ा एयरबेस है मिडिल ईस्ट में, अल उदीद एयरबेस पर वहां पर तैनात कर दिया गया है, जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सबसे विशाल फॉरवर्ड मुख्यालय है और ईरान की पहुंच से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। टेंपरेचर और आगे बढ़ा, आगे दिखाइए। ईरान ने एक चिट्ठी लिख दी है, ईरान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर हमला किया, हम पर हमला हुआ अगर, तो मिडिल ईस्ट में दुश्मन के जितने ठिकाने हैं, जितने बेस हैं, जितनी फैसिलिटीज हैं और जितने एसेट हैं, वो सब हमारे लिए वैलिड टारगेट होंगे और इसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। ये ईरान अब ऑफिशियली यूएन को लिख के, चिट्ठी लिख के बता रहा है। रूस क्या कह रहा है इसमें? रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान पर हमले को लेकर दुनिया को चेताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ये जो खेल खेल रहे हैं बहुत खतरनाक खेल है और पिछली बार जून में जब इन्होंने हमला किया था तो उन्होंने कहा, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन बताना जरूरी है, न्यूक्लियर लीक का खतरा पैदा हो गया था जैसा हम हमला उन्होंने किया था, तो वो आग से ना खेलें। तो रूस जो है वो न्यूक्लियर लीकेज का, न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बता रहा है अगर हमला किया तो। इसका इंपैक्ट शुरू हो गया दुनिया में और जो हम पर भी करेगा इंपैक्ट। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $70 मतलब 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो है और बाजार को डर इतना है कि इन दोनों देशों के बीच अगर टकराव बढ़ेगा तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा और इससे कीमतें जो हैं वो और भागेंगी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है जो बाहर से अपनी जरूरत का अधिकांश तेल खरीदते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड महंगा होगा तो आने वाले दिनों में भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। तेल की कीमतें, बड़ी कीमतों का असर भारत के शेयर बाजार पर भी मिला। सेंसेक्स 1400 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है और यह तेल के दाम 2 दिन में 6% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप देखिए कि इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ना शुरू हो गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं युद्ध किसी के भले में नहीं है। त्रिपाठी जी, तेल और सेंसेक्स दोनों का ये तो बड़ा स्वाभाविक है कि युद्ध होगा और वो भी ईरान के साथ युद्ध होगा तो वो पूरा का पूरा इलाका ही फंस जाएगा। तो अभी तो ये जो है वो सेंटिमेंटल है, यानी इस पे अभी कोई असर नहीं हुआ है, युद्ध नहीं हुआ है। ये तो बाजार में जो ट्रेडर बैठे हुए हैं, जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, तो ये सेंटिमेंटल है। अभी उनको लग रहा है कि ऐसे आशंका होगी तो वो पहले से ही रोकना शुरू कर देते हैं। अगर युद्ध हो गया तो फिर तो स्थिति कहां तक जाएगी, $100, $150 या कहां जाएगी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये होना तय है। अगर युद्ध हुआ तब तो ये निश्चित तौर पर होगा, दोनों में ही क्रैश होगा। और इस कि पिछले कुछ समय से कहें, अगर चाहे इजराइल गाजा कह लें, रशिया यूक्रेन कह लें, बीच में तो कई देश और लड़ रहे थे, ये तो सब मिलाकर देखिए जो गोल्ड की हेजिंग लोग कर रहे हैं उसके पीछे भी वही एक आखिरी बयान है सर, मैं सुना देना चाहता हूं। आखिरी वाला बयान जो है वो लगा दीजिएगा। एक एक्सपर्ट ने क्या बोला, अमेरिकी एक्सपर्ट है, युद्ध के खिलाफ है। बार बार इनके बयान मैं सुनता हूं, कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन इनसे पूछा गया आपकी रीडिंग क्या है ये बताइए। इन्होंने कहा मुझे कोई वजह नहीं दिखाई दे रही कि जंग ना हो। उन्होंने कहा कोई वजह नहीं दिखती कि ये जंग हो या ना हो, अमेरिका पीछे नहीं हट सकता अब। और उन्होंने एक वजह और बताई, बोले अमेरिका हटना भी चाहे तो इजराइल उसको हटने देगा नहीं। इजराइल का होल्ड इतना है, उल्टी बात बोली उन्होंने कहा इजराइल का इतना होल्ड है अमेरिका के ऊपर, वो जंग करा के ही रहेगा। वो बयान एक बार चला दीजिए। एक क्विक कमेंट सर, आप सहमत हैं इनके असेसमेंट से? देखिए युद्ध तो होगा, ऐसा लगता नहीं, अदरवाइज इतना सारा असला, देखिए 19 बेसिस हैं अमेरिका के उस इलाके में जी, और लगभग 40 से 50 हज़ार सैनिक हैं। उसके बाद भी वो पूरा जो है हवाई जहाज और बाकी सब चीजें वहां ला रहा है। और दूसरा जो आप तेल की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो बहुत पतली सी पट्टी है, वहां से सारा और पतला कर दिया इन्होंने एक्सरसाइज करके। वो सारा ऑयल वहां से गुजरता है और जब भी जंग होगी ईरान उसको बंद कर देगा और कहीं से ऑयल नहीं आएगा। आपकी जो भी राय, फॉर एनी रीजन जंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। हम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं आपको कुछ एक पाकिस्तान की आज एक खबरें दिखाऊंगा और एक खबर पहली जो दिखा रहा हूं, मुझे लिटरली दुख हुआ। मतलब आमतौर पे पाकिस्तान की फौज के लिए या किसी उसके सिपाही के लिए हमारे मन में किसी किस्म की कोई हमदर्दी होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। मुझे वाकई उसकी बात सुन के इस पे तरस आया, कहां फंस गया यार, ये किस देश में, किस देश की फौज में फंस गया। आपको मालूम है बलूचिस्तान पर बहुत बड़ा हमला बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया था।
जिनको आतंकवादी कहते हैं। फिर खबर आई कि उन्होंने इनके 7 फौजी पकड़ लिए। इस बात को, ये खबर है सर लास्ट वीक ऑफ जनवरी की शायद, है ना, जनवरी। इस बात को 15-20 दिन हो चुके हैं। 15-20 दिन से बीएलए के 7 फौजी, पाकिस्तानी फौज के 7 सिपाही बीएलए के कब्जे में है। वो 4 वीडियो जारी करके दिखा चुका है। सिपाही अपने आईडी कार्ड दिखा चुके हैं वीडियो पे बयान जारी कर चुके हैं, मेरी रैंक ये है, मैं यहां से यहां जा रहा था, मैं यहां था, यहां इन्होंने मुझे पकड़ा। अभी तक ऐसे 2-3 वीडियो आ गए थे। अब ये जो नया वीडियो आया है, इसमें वो सिपाही कार्ड दिखा दिखा के रो के कह रहा है कि ये मुझे कार्ड किसने दिए, तुमने नहीं दिए। तो पाकिस्तान की फौज ने डिसोन कर दिया कि हमारे लोग नहीं है। ये बदनामी होती है, बेइज्जती होती है कि हमारे टेररिस्टों ने हमारे सिपाही पकड़ लिए। वो कार्ड दिखा दिखा के अपनी फौज से पूछ रहा है ये मुझे किसने इशू किया, ये बताओ। कैसे कह सकते हो तुम कि मैं तुम्हारी फौज का सिपाही नहीं हूं? आप सुनिए। नाम दीदारुल्लाह। वालिद का नाम? निजारुल्लाह। इलाका? के पेशावर बुनेर। और आपने आर्मी कब ज्वाइन की? मैंने 2025 में। आपका रैंक कौन सा है? सिपाही। आप कौन से यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 पे से ताल्लुक रखता हूँ, 33 डेट से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 3416-653। आपको डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? मेरा 33 डिवीजन है। आपने किस इलाके में ड्यूटी की है? मैंने सिर्फ पनाकिल में ड्यूटी की और इधर अभी खुशदार में आया। वालिद का नाम? इलाका? आर्मी कब ज्वाइन की है? 2025 में। रैंक? सिपाही। यूनिट कौन सा है? 15। आर्मी नंबर? 34 की 578। डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? 33। आपने किस इलाके में ड्यूटी की? मैंने पनवाकल में ड्यूटी की है, अभी 1.5 महीना हो गया इधर। आर्मी आप लोग को अपना बंदा नहीं मान रहा, और आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे साबित करेंगे कि आप आर्मी से ताल्लुक रखते हैं? ये आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड किसका है? आर्मी का ही है ना। इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है? मैं दरख्वास्त करता हूँ खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा हूँ साहब। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था कि ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड किस चीज के लिए दिए? ये देखो, आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो हकीकत है? इससे ज्यादा और कौन सी गिरी हुई फौज हो सकती है सर? देखिए, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने करगिल में अपने फौजियों की लाशें लेने से मना कर दिया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब जो है वो बॉर्डर पर भी या फिर एलओसी पर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो वो फौज जो है अपनी जो मरते हैं, उनके फौजी मरते हैं जो कि मुजाहिदीन या बाकी सब टेररिस्ट के तौर पर घुसने की कोशिश करते हैं और मर जाते हैं, तो उनको कौन सा क्लेम करते हैं ये लोग? और अब जो है ये इन फौजियों को डर लग रहा है क्योंकि ये बीएलए के ये जो है डेडलाइन दी हुई है, उसमें 7 दिन की डेडलाइन थी, उसमें 3-4 दिन लड़ाकों के हाथ में हैं ये लोग। और अगर फौज ने इनको कहा कि ये अपने नहीं है तो वो मार देंगे। वो कह रहे हैं वीडियो भी असली नहीं है, बनाए हुए वीडियो हैं और लोग भी हमारे नहीं हैं। पाकिस्तान की फौज का मुझे भर्ती क्यों किया, ये कार्ड क्यों दिए? पाकिस्तानी फौज का रिकॉर्ड है, इसीलिए वो जब लड़ाई होती है अफगानों के साथ भाग जाते हैं। देखिए, जो ये पूछ रहे हैं इन तक किसी तरह आवाज पहुंचे तो सीधा सा जवाब है, जब वो आपको डिनाई कर रहे हैं, आपको नहीं मानना है, तो आप बीएलए में ज्वाइन हो जाइए। सीधा सा रास्ता है। पाकिस्तान के हर सैनिक को, जिसको पाकिस्तान नहीं मानता है, ये शर्मसार करने वाला है, दुखद है। दुनिया का कोई भी गैरतमंद मुल्क ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन वहां चूंकि न मुल्क की गैरत है, न फौज की गैरत है, न हुक्मरानों की गैरत है, इनको सीधे तौर पर बीएलए के साथ जुड़ जाना चाहिए। और जो काम पाकिस्तान लगातार कर रहा है अपनी जनता के साथ, अपनी आवाम के साथ, वो अपने सैनिकों के साथ भी करता है। तो वो अपनी जमीन बचाएं, क्यों इन हुक्मरानों को, इन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इनको बचा रहे हैं, इनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? सर, इनको मना कर रहे हैं। इनके घर के लोगों भी खबर देख रहा था कि इनके घर के लोग जो सैनिक बीएलए के गिरफ्त में, उनके घर के लोग आर्मी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं कि साहब हमारे पति, हमारे बेटे, हमारे भाई बीएलए में है, आप उनको छुड़वाई हो, कहाँ गए? तो उनको धक्के मार के घर के लोगों को भगा रहे हैं, कह रहे हमें नहीं मालूम कहाँ गए, आप उनको ढूंढिए, पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दीजिए, हमारे यहाँ से कोई गुमशुदा नहीं है। ऐसे ही कोई नफरत थोड़ी करता है अपनी फौज से, ये पाकिस्तान में जो होता है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात आपको बताता हूं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पर जो हमले होते हैं, आतंकवादी हमले, ये इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर कराता है।
तो रिपोर्ट उसने पूछा रिपोर्टर ने कि आप कह रहे हैं कि इंडिया तालिबान से कह के आप पे हमले कराता है? मैंने कहा हाँ। ख्वाजा आसिफ इनके डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा आपके पास कोई सबूत है? तो उन्होंने कहा इन दोनों की दोस्ती देखिए ना कितनी बढ़िया है, ये सबूत है उसका, रक्षा मंत्री का, कि इन दोनों की बड़ी दोस्ती है, यही सबूत है कि इंडिया जो है इससे हमला करा के। ये वही जब वैसे ही जवाब है ख्वाजा आसिफ से जब ऑपरेशन सिंदूर में पूछा गया था कि इन्होंने कहा हमने इतने जहाज गिरा दिए, तो फिर वो CNN के एंकर ने पूछा कोई आपके पास क्या सबूत है, कहां से पता चला आपको? उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे। तो यहां भी उसने ऐसे कह दिया देखो इनकी दोस्ती है तालिबान और इंडिया की, ये मिलकर हमला करते हैं हमारे ऊपर। चलो साहब ये भी ठीक है। फिर उसमें पूछा गया कि रिपोर्टर ने पूछा क्या इंडिया और आपकी जंग हो सकती है दोबारा? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। That they are now waging a proxy war against Pakistan. Delhi and Kabul and all these outfits and terrorism outfits in Kabul, they are on the same page. And meaning they act. I mean, Delhi is telling Kabul to strike Pakistan. Absolutely. I mean, you have evidence of that. Those are very serious allegations, Mr. Minister. It is a serious allegation because it is having serious consequences for us. You know, India denies this forcefully. No, they'll not accept it. You know, how can you expect from them to accept it? You know, they'll keep denying it. You know, but they enjoy a very good relation with Kabul. And is war with India still a strong possibility? It is a possibility. No? क्या कह रहे हैं आप? अंग्रेजी मत समझिए उसकी, आप प्रोफेसर मत बनिए अभी। वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मिलके हमको पीट रहे हैं। मुझे लगा कि जैसे अंग्रेजी बोलने का जरा शौक बहुत ज़्यादा है इस आदमी को। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की संसद में इस व्यक्ति ने कहा कि अमेरिका जो है वो हमें कैसे यूज करता है, हमें तो टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया अमेरिका ने। हमारे साथ रिश्ते क्या किससे कर रहा है, ट्रेड डील किससे कर रहा है, भारत के साथ कर रहा है, और हमको यूज करता है अमेरिका। तो इनके ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अभी तक के जितने बयान हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। अब इस आधार पर कि किसी देश का दूसरे देश के साथ अच्छा संबंध है, ये अनुमान लगा लेना कि उसको कह करके टेरर एक्टिविटी वहां पर करवा रहा है, ये तो अपने आप में अजूबी चीज है। अजूबी नहीं, ये इस आदमी का एक्यूमेन बताता है, मतलब इसकी कितना केपेबल रक्षा मंत्री है। अरे भाई तुम इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हो तो कोई प्रमाण देते? नहीं, बिल्कुल। जैसे भारत से कहा जाता है तो भारत जब डॉजियर भी भेजता है तो समूचा प्रमाण के साथ उसकी नत्थी करके डॉक्यूमेंटेशन करके भेजता है। अब अगला सवाल वो सबसे इंपॉर्टेंट था, मैं आपसे कह रहा था, जो इनसे पूछा कि ये बताइए, दुनिया कहती है कि आपके यहाँ तो डिक्टेटरशिप चलती है, आसिम मुनीर पूरा पाकिस्तान चला रहा है, आपका जो फील्ड मार्शल है, तो क्या आसिम मुनीर ही इज द एक्चुअल रूलर ऑफ पाकिस्तान? तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी मिलीजुली सरकार है, हमने इसको नया मॉडल बनाया है, मैं इसको हाइब्रिड मॉडल कहता हूं। फिर उसने आदमी ने पूछ लिया सीधा सवाल, उसने कहा हु इज योर बॉस? Field Marshal Asim Munir, who Donald Trump claims is a favorite of him, became the chief of defense forces, and many are wondering whether he is the de facto military ruler of Pakistan today. Well, there are people who say that. I agree with you, but this is an arrangement. Look, Pakistan has a history of establishment controlling the governments. Way back in the 50s and 60s, there were times when the establishment intervened and took over the reins of power in their own hands. Isn't this happening now? That's my question. No, it is not happening now. No, because of the situation which we face today, as we just discussed, the terrorism and the threat from Afghanistan, from India, and an economy which was 3 years back was in total shambles. So it is basically a cooperation of national institutions. And Pakistan Army or armed forces are the most important national institution. So they are rendering help to the political government, to the elected government. And I call it a hybrid arrangement. You know, I've been saying it. And so there is absolutely no, as you have just, said that there's a military rule. There's no military rule. He's not your boss. He is not your boss. He's not my boss. Is Prime Minister. झूठ Who is the boss of the Prime Minister? ये सवाल फिर शहबाज शरीफ से पूछा। कह रहे 50-60 के दशक में होता था ऐसा, डायरेक्ट रूल आर्मी करती थी, ये डायरेक्ट रूल नहीं, कोऑपरेशन है हमारा और आर्मी का। देखिए, अब तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है, वो कितना भी इसको झुठलाया और ये बोला है। अब तो पाकिस्तान
की पूरी सत्ता सेना चला रही है, और जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री कठपुतली बनकर सेना प्रमुख के हाथों में रहे, पहले भी रहे, और अब आसिम मुनीर को जिस तरीके से आपने संविधान में संशोधन कर उसको इतना सर्वोच्च कमांडर आपने बना दिया है, तो मुझे लगता है कि अब दुनिया भी जानती है, अमेरिका भी जानता है, और यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ लंच और डिनर नहीं करते, वो आसिम मुनीर के साथ लंच और डिनर करते हैं। उन्हें पता है कि असली सत्ता किसके पास है। और पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि वहां के जो जितने भी प्रधानमंत्री रहे, वो जिस परिवारवाद से आते हैं, उन लोगों ने सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। जनता सेना से भी परेशान है, वहां के आवाम जो है वो अपने नेताओं से भी परेशान है। अब जनता को ही तय करना है कि सेना को और नेताओं को कैसे ठिकाने लगाना है। अगली खबर, इसके बाद भी अगर पाकिस्तान की सरकार रिएक्ट ना करे, तो जनता रिएक्ट ना करे, तो फिर कब करेंगे? 11 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में यह नहीं पता उन्हें खाना कब मिलेगा। कुल आबादी कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़, उसमें से 11 करोड़ लोगों जो हैं उनको नहीं मालूम कि हमें खाना कब मिलेगा। 40% मतलब 6 लाख से ज्यादा, 6 करोड़ से ज्यादा, बल्कि और ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है, 11 करोड़ ये गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। गरीबी रेखा जो $3 पर डे पे मानी जाती है। $3 पर डे का मतलब हो गया, हमारे हिसाब से हो गया 300 रुपया, मोटा मोटा 300 रुपए से कम। वो जो आदमी नहीं कमाता वो गरीबी रेखा के नीचे है, और वहां की 11 करोड़ आबादी उस कैटेगरी के अंदर आती है। और वहां के सबसे बड़े सूबे, सबसे कहने को वो सूबा जो पूरे पंजाब पे पाकिस्तान पे रूल करता है, पंजाब, वहां की मुख्यमंत्री मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भतीजी हैं, इन्होंने अपने लिए 1100 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा है। 1100 करोड़ रुपए का एक जहाज खरीद लिया इन्होंने। टीवी पे हंगामा मचा हुआ पाकिस्तान में, लोग कह रहे हैं जब 40% जनता को खाने के लाले हैं और तुम अरबों रुपए का जहाज खरीद रहे हो। अब फिर ये फंस गई सरकार। तो इन्होंने उसका जवाब क्या दिया? अरे हमने अपने लिए नहीं खरीदा, मतलब चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं खरीदा, हम एक एयरलाइन बना रहे हैं। पाकिस्तान की पंजाब की गवर्नमेंट वो एक एयरलाइन बना रही है, पंजाब एयरलाइंस, ये उसके लिए खरीदा है। दुनिया का पहला एग्जाम्पल होगा जहां पर कंपनी का एयरलाइन का नाम नहीं, एयरलाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं, एयरलाइन का दफ्तर नहीं, एयरलाइन का सीईओ और डायरेक्टर नहीं, उससे पहले जहाज खरीद के आ चुका है एयरलाइन बनने से पहले। लेकिन आप सुनिए जरा जो क्या कहा जा रहा है इनके टीवी पर अपने ही नेताओं के लिए। पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ आज? तकरीबन 44% से ज्यादा आबादी हमारी सतह गुर्बत से नीचे, यानी कि वो लोग 11 करोड़ प्लस लोग जिनको ये नहीं पता अगला खाना हमारा कहां से आएगा। 44% बच्चे हमारे स्टंटेड हैं। लाखों लोग हमारे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, मगर पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 1064 करोड़ से लेकर 1100 करोड़ यानी कि 10 to 11 बिलियन की कीमत का एक जहाज खरीदा। ये गल्फ स्ट्रीम G500 सीरीज का जहाज है। इसकी कीमत जो है वो 32 से लेके ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि दुनिया की जो महंगे तरीन एग्जेक्टिव जेट्स हैं ये उनकी सीरीज है। फिर आगे ये पूछ रहे हैं, ये बताओ ये एग्जीक्यूटिव जेट कौन सी एयरलाइन चलाती है? पंजाब एयरलाइंस अगर बनेगी उसमें कमर्शियल जहाज होंगे। ये 17 सीटर जहाज है। 17 सीटर जहाज कौन सी एयरलाइन में, पब्लिक एयरलाइन में होता है? लोग ये भी पूछ रहे हैं। इसका एक दिन का खर्चा कितना आपको मालूम है? एक ट्रिप का खर्चा कितना? 18 लाख रुपया इसको एक बार एयरवे जाने का खतरा है। मतलब 17 लोग इसमें बैठते हैं तो मोटा मोटा कितना एक आदमी का किराया होगा? 1 लाख रुपए एक ट्रैवल का। कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो एक ट्रिप का 1 लाख रुपए दे सकते हैं? और उनके लिए यह जहाज खरीदा गया। झूठ सरासर। अब सरकार जब फंसी तो सरकार ने बताया कि ना 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 आप ये ना कहें कि हम अपने लिए लाए, हम एयरलाइन बनाएंगे। जहाज हमने ले लिया है, अब एयरलाइन बनाएंगे। जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज खरीद रहे हैं और कुछ हम लीज पे लेंगे और ये एक मतलब फ्लीट बनाना है हमको जिसमें हर तरह के जहाज होंगे और ये उसी की एक जो है वो कड़ी है। अभी इस पर जो मामलात हैं वो हतमी जैसे ही होंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो उनको मतलब एक आधी अधूरी मतलब बात को लेकर उनको बात करने का बहुत शौक है। अब बहुत सारे टैक्स की चोरियों के हवाले से बहुत सारे वैसे मामलात होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे तो वो सियासी इंतकाम हो जाएगा। लेकिन यह है कि एयर पंजाब के हवाले से हमें मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं वो करने हैं, बिकॉज इस साल एयर पंजाब ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो शुरू करनी है। तो मैडम जी ने कहा कि पाकिस्तान की दुनिया तो पाकिस्तान की जनता तो आधी तो अनपढ़ है, तो इनको कुछ भी बेच दो, कुछ भी बोल दो। अब इन्होंने जिस आदमी का नाम लिया ना, उस आदमी का बयान सुन लीजिए। वो कह रहा मैं मान लेता हूं आपने एयरलाइन चला दी है, मुझे इसका दफ्तर बता दो कहाँ है।
मुझे इसके एक अधिकारी का नाम बता दो जो एयरलाइन आप बना रहे हो। क्या हर्ज है कि अगर मिफ्ता साहब अगर कोई एयरलाइन खरीद ली जाती है पंजाब की जानिब से तो क्या प्रॉब्लम है? फिर झूठ के पैर नहीं होते। एयर पंजाब अगर ये बना रहा है तो कहीं रजिस्टर कराई होगी ना, सिविल एविएशन से लाइसेंस लिया होगा, सिविल एविएशन को उनको कहा होगा कि हम एयरलाइन बना रहे हैं, उसकी कहीं ऑफिस होगी, उसका कोई चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, उसके कुछ मतलब होंगे ना, वो तो हमें बता देना कि इस एयरलाइन का ये CAS है, ये लाइसेंस है। इस एयरलाइन का मतलब दुनिया में कोई कॉर्पोरेट जेट 19 सीटर लेकर एयरलाइन खोलता है? मुझे कोई एयरलाइन PIA है, एयर ब्लू है, फ्लाई जिना है, सरीन है, इधर पता नहीं कितनी एयरलाइन है, किसी ने आज तक कॉर्पोरेट जेट उड़ाया है? मतलब अजीब बात कर दी। अगर ये एयरलाइन खोल रहे हैं तो कोई एयरलाइन का चीफ एग्जीक्यूटिव रखा होता ना, कुछ सिविल एविएशन से आपको। और मजेदार बात अभी जो समीर जी आपको बताएं, इन्होंने जो अपनी PIA बेची है ना अभी, सेम अमाउंट जो एक पूरी एयरलाइन जिसके अंदर 20-25 जहाज तो होंगे, 12 जहाज तो होंगे, उसके लैंडिंग राइट्स होंगे, पार्किंग लाइट्स होंगे, उसके रूट होंगे, दुनिया भर इंटरनेशनल एयरलाइन थी, जितने में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बेची है पाकिस्तान की सरकार ने, उस पूरी रकम के बराबर एक जहाज खरीदा है ये समीर जी। और पाकिस्तान की हालत क्या है कि पूरे पाकिस्तान के पास सिर्फ 44 प्लेन है। अच्छा, सिर्फ 44 है। भारत के पास तो इंडिगो और एयर इंडिया को मिला के ही 700 से ज्यादा है। तो जिस पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 40 प्लेन है, वहां अपने एयरलाइंस को आप बेचते हो और पंजाब की सरकार अपने लिए एक चार्टर्ड प्लेन खरीदती है सुविधा के लिए। क्या हालत है उस देश की, वहां की और जनता की, कि जनता ये सब देख रही है और जनता चुप है। जनता कब सड़कों पर उतरेगी? इमरान खान जेल के अंदर बंद है, उसको अंधा कर रहे हैं, जनता कुछ नहीं कर रही है। ये तो करप्शन का ऐसा नमूना है जिसकी मिसाल कम होगी, लेकिन हाँ नहीं, हमारे यहाँ भी कम करप्शन है और इसमें कम से कम 400 करोड़ रुपए कमाया होगा इन नेताओं ने सर। हमारे 1400-1500 को बिलिंग की होगी, 200-300 करोड़ रुपए कैश में लिया होगा। कोई बात नहीं, इतनी अति तो मेरे ख्याल से नहीं है हमारे। नहीं, हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई चीजें नहीं है। बड़ा उसका एक स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल है कि यदि मुख्यमंत्री भी यदि हेलीकॉप्टर से कहीं जाते हैं या किसी को यदि जहाज वहाज देना है, कई प्रदेशों के पास उनका अपना जहाज होता है, लेकिन वो बहुत मिनिमम यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई बिहार का मुख्यमंत्री यदि उसको दिल्ली कोई नहीं मुस्कुरा रहा है इस खबर पर। नहीं बात करें, नहीं अभी ऐसा पंजाब के विमान को कौन यूज कर रहा है? मैंने आपको इसलिए केजरीवाल जी इस्तेमाल करते हैं, पंजाब सरकार का है। पंजाब सरकार पंजाब से नजदीक है ना वो। नहीं, मैं कह रहा हूं बेशर्मी ये है कि आपने जहाज खरीदा और फिर दुनिया अपनी जनता को बेवकूफ बनाया। तो झूठ सर समय गलत भाई है। मैंने तो इतने गरीब एक लाइन बोलूं, मैंने तो 2 बार हमारे यहाँ ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे हो कि लिया भाई 2 हेलीकॉप्टर, कहा कि हमको जरूरत है भाई, न्योता करना पड़ता है। अपने पैसे से जो हाँ वही कह रहा हूँ, ऐसे उत्तर प्रदेश के पास ब्रेक का समय हो गया, लेकिन आप ब्रेक पे जाते जाते एक मजेदार चीज तो आपको सुनाऊंगा, थोड़ा सा बता, 1 मिनट 30 सेकंड लगेगा। सकलेन मुश्ताक का बयान है ना क्रिकेट का, और वो चला दीजिए, आज का दिन हमारा शो जो है कंप्लीट हो जाएगा। सकलेन मुश्ताक पाकिस्तान के बहुत फेमस क्रिकेटर है, स्पिन बॉलर थे, हमारे टाइम में बहुत हीरो थे वहां के। और इन्होंने इनसे पूछा गया, सकलेन जी अपनी टीम बताइए, अब जो है सुपर 8 के बाद पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, क्या टीम लेके जानी चाहिए पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में? अब वो टीम पढ़ रहे हैं अपनी पाकिस्तान की, सुन लिए। अब चलते हैं हम सबसे नाजुक मरहले पे। आप अपना 11 बताने वाले हैं जो आपके हिसाब से सुपर 8 के पहले मैच में एटलीस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ होने चाहिए। प्रेमदास साहब जी, मेरे जो 11 हैं वो ये हैं जी: चीदा मीदा बाला अक्कू फीमा छीमा हीरा निक्कू मोटू टोनी ते बिल्लू जड़ा नंबर 11 ते 12th मैन पप्पू। बेसिकली कह रहे हैं किसी को भी खिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी पप्पू बिल्लू किसी को भी ले आओ, इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। खैर आज इतना ही समय था, बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आए आप लोग, समीर जी, प्रोफेसर साहब आपका, राहुल जी, रश्वंत जी, बहुत धन्यवाद।